क्वेश्चन पूछना आसान है, क्रिटिक करना आसान है, मुद्दे उठाना आसान है, लेकिन काम करना मुश्किल है। आज हमारे गेस्ट लोहित मतानी सर, जो एक आईपीएस ऑफिसर है, जो साइबर सेल एंड हाईवे सेफ्टी के लिए जाने जाते हैं। आज के पॉडकास्ट में हमने जाना एक ह्यूमन साइड ऑफ पुलिस और उनके लिमिटेशन के बारे में। हमने बात की कितने लोग साइबर अटैक का शिकार होते हैं और कैसे उन्हें पकड़ा जाता है। हमने बात की डीप वेब पे कैसे नज़र रखी जाती है, स्कैम होने के बाद उन पैसों का क्या होता है, कैसे क्रिमिनल पैसों को विड्रॉ करते हैं, कैसे एनबीएफसी लोन रिकवरी के वक्त ब्लैकमेल और हरास करती है। अगर आपके साथ ब्लैकमेलिंग, साइबर हरासमेंट, सेक्सटॉर्शन हो रहा है तो आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। पुलिस के पास कौन सी चीज़ों का एक्सेस होता है, क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है और ड्रग्स कितना रोल प्ले करता है क्राइम रेट बढ़ने में, और पुलिस कैसे एक्शन ले रही है क्राइम रेट को कम करने के लिए। कैसे पता चलेगा कि मेरा फोन हैक हुआ है? अब फोन हैक होता है तो इसमें एक तो पहले अपना जो बैटरी है जल्दी डिस्चार्ज होने लग जाता है, हमारा जो डेटा है वो भी जल्दी इरोड होने लग जाता है। ये कुछ 2-3 चीज़ों से पता चल जाता है। और दूसरी चीज़ है कि जब अपना फोन हैक होता है तो हमें भी उसका आइडिया होता है कि हमारी कोई ना कोई गलती की वजह से फोन हैक हुआ होता है। शायद से हमने कोई पीडीएफ पे क्लिक किया हो, डाउनलोड किया हो, जो कि अननोन सोर्स से आया है, अननोन ईमेल से हमने एंगेज किया हो, अननोन व्हाट्सएप नंबर से एंगेज किया हो, या फिर कोई लिंक पे हमने क्लिक किया हो। और ऐसा करने के बाद में जब हमको डाउट आ रहा है, उसके बाद हमारा जो बैटरी भी है वो भी जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर क्या कहते हैं हमारा डेटा जल्दी खत्म हो रहा है, तो अपने को समझ में आता है कि हमारा मोबाइल हैक हुआ है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि जब हमारा मोबाइल हैक होता है तो उसका पर्पस होता है या तो हमारे डेटा को स्टील करना या फिर हमारे अकाउंट में से मनी ट्रांसफर करना। ये जब हमको इसके इंडिकेटर्स मिल रहे हैं तभी हमने एक्शन लेना चाहिए। अदरवाइज जब मनी लॉस्ट हो जाएगा तब उसके बाद एक्शन लेने से क्या कहते हैं जो मनी है उसको हम लोग सेव नहीं कर पाएंगे। और ऐसे क्या क्या तरीके होते हैं जो हैकर्स यूज करते हैं अपना फोन हैक करने के लिए? देखिए ये डेवलपिंग क्राइम है ये, और ये तरीके भी नए नए निकलते रहते हैं। और ये भी एक समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे हम लोग पुराने तरीकों को समझना चालू कर देते हैं, अवेयर होना चालू कर देते हैं, तरीके नए नए निकाले जाते हैं। ऐसे नए नए तरीके जो शायद मोबाइल फोन कंपनीज भी आपको अलर्ट ना कर पाए। इसमें जो अभी ट्रेडिशनल जो तरीके हैं वो तो ये रहते हैं कि कोई पीडीएफ आपको अननोन सोर्स से आ गया, या कोई आपको ऑडियो फाइल आ गई जिसके साथ में एक ट्रोजन अटैच कर देते हैं, और जैसे ही वो पीडीएफ पे या वीडियो फाइल पे या ऑडियो फाइल पे क्लिक करते हैं तो ट्रोजन आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है, और मोबाइल आपका एक तरीके से उसको रिमोट एक्सेस मिल जाता है या हैक हो जाता है। हम लोग बोले एसएमएस पढ़ सकता है, आपके अकाउंट से वो इंटरेक्ट कर सकता है, अकाउंट आपका ओपन कर सकता है, जो आपके बैंकिंग अकाउंट से वो ओपन कर सकता है। ये एक तरीका हो गया। दूसरे तरीके क्या कहते हैं हैकिंग करने के ये भी होते हैं, जब वो पूरी तरीके से आपका फोन तो हैक नहीं कर रहा, लेकिन आपका ओटीपी जो आता है वो ले ले रहा है, जिससे वो ओटीपी से आपके अकाउंट रिमोट कंप्यूटर्स में खोल सकता है। तो ओटीपी लेने के लिए सबसे पहले तो जैसे आपका मान लीजिए व्हाट्सएप हैक करना है, तो व्हाट्सएप हैक करने के लिए आपका एक ओटीपी मांगा जाता है, जो आपको अगर आपका व्हाट्सएप दूसरे अकाउंट में खोलना है तो आपके पुराने मोबाइल में ओटीपी जाएगा। तो एक टूल आता है, वो एसएमएस फॉरवर्डर करके आता है। तो वो टूल आपके मोबाइल में कैसे तो भी करके वो डाउनलोड करवाया जाता है, चाहे वो किसी पीडीएफ से अटैच हो जाए या आपके किसी ऑडियो से अटैच हो जाए, या फिर किसी एक एसएमएस आपको बना के भेजे कि आपका बिल पेंडिंग है, इस लिंक पे आप क्लिक करें, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेंडिंग है, इस लिंक पे क्लिक करें। तो वो लिंक पे क्लिक करते ही वो क्या कहते हैं वो ऐप आप में डाउनलोड हो जाती है, और ऐप डाउनलोड होने के बाद में जो ओटीपी आ रहा होता है, ओटीपी सामने फॉरवर्ड होने लग जाता है। दूसरा तरीका ये रहता है कि
आपको कॉलिंग से भी ओटीपी आता है। तो कॉलिंग से ओटीपी आने के लिए जब आपको कोई पर्सन एक कॉल करता है, सामने से स्कैमर कॉल करता है और जस्ट एक रैंडम नाम लेता है कि फॉर एग्जांपल अक्षय, जो कि बहुत लोगों के नाम हो सकते हैं, और वो फोन करके आपको बोलता है कि अक्षय ने मुझे बोला था तुमसे बात करने के लिए। तो वो बोलता है ठीक है, हाँ क्या मैटर था। फिर उसके बाद में वो बोलता है कि अक्षय का सामने से भी कॉल आ रहा है, तो आप कॉल को कनेक्ट कर दो। तो वो कॉल जब सामने से आता है तो कॉल को कनेक्ट कर देता है, और फिर वो कॉल एक्चुअली में वो ओटीपी देने के लिए कॉल होता है। तो जब ये कॉल दोनों मर्ज हो जाते हैं तो ये सामने वाला उस ओटीपी को सुन सकता है, और जब तक उसको रियलाइज हो कि उसके हाथ में स्कैम हो रहा है, उतने में वो ओटीपी सुन लेता है और ओटीपी फिर वो एंटर कर देता है। तो इस प्रकार से ओटीपी जो है या तो लिंक डाउनलोड करके कॉलिंग के थ्रू, या फिर और भी तरीके होते हैं, जैसे कि कोई आप किसी बैंक के पेज में जा रहे हैं तो एक फेक पेज बना के कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पेज है और उसमें आप अकाउंट के लिए इंफॉर्मेशन भर रहे हैं या फिर कहीं की स्कूल की फीस भर रहे हैं बच्चों की, तो वो एक्चुअल में वो उसका पेज नहीं होता है, वो पेज किसी का क्लोन पेज होता है और उसमें ओटीपी भी मांगा जाता है। तो सारी इंफॉर्मेशन, बैंकिंग इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन प्लस ओटीपी, तो वो ओटीपी जो इस टाइम पे ये भेजता है उस फॉर्म भरते समय, वो एक्चुअल में उस पेज का ओटीपी नहीं होता है, वो हैकिंग करने के लिए ओटीपी होता है, लेकिन वो ओटीपी उसमें वो डाल देता है, ओटीपी सामने वाले के पास में आ जाता है। ऐसे बहुत तरीके से ओटीपी अगर सामने वाले को दे दिए जाए तो आपका जो भी अकाउंट है या फिर आपका जो बैंकिंग जो चैनल्स है वो सब हैक किए जा सकते हैं। और जैसे आपने बताया कि पीडीएफ से भी होता है, तो पीडीएफ के सामने ऐसा कुछ डॉट पीडीएफ ही लिखा रहता है या कुछ अलग नाम लिखा होता है? पीडीएफ ही होती है, उससे वो अटैच किया जाता है, जिसको हम लोग ट्रोजन बोलते हैं। ट्रोजन किसी भी फाइल पे अटैच हो जाता है। रेड टूल करके आता है वो। बच कैसे सकते हैं ये हम स्कैम से? इससे बचने के लिए देखिए, ये कोई भी अननोन सोर्स से अगर आपको आ रही है फाइल्स, चाहे वो व्हाट्सएप पे आ रही हो, चाहे ईमेल पे आ रही हो, एसएमएस पे आ रही हो, उससे अपन ने उसको क्लिक नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारे दोनों ही चीजें होती हैं। पहला तो ये कि इस प्रकार के जो वायरस है जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, तो बहुत सारी मोबाइल कंपनी आपको क्लिक करने का अलर्ट भी करती हैं कि आप प्रोसीड ना करें, तो उसमें आपने समझना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि क्योंकि ये एवर डेवलपिंग क्राइम है, तो बहुत बार वो नहीं आइडेंटिफाई नहीं भी कर पाएंगी, क्योंकि जिस पेस में इसको क्राइम को टैकल करने की टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उससे ज्यादा पेस में क्राइम डेवलप हो रहा है। क्योंकि नेचुरल सी बात है, पहले ये क्राइम को कर रहे हैं, ट्रोजन बना रहे हैं, उसके बाद में उसको देख के वो लोग उसका एक एंटीडोट बना रहे हैं, तो उसमें डिले होने ही वाला है। तो अगर कोई नया वाला अगर आपके मोबाइल में आ गया तो वो आपका मोबाइल कंपनी नहीं डिटेक्ट कर पाएगी। इसमें आपको अलर्ट रहने की जरूरत है कि अननोन सोर्स से आ रहा है, कुछ सस्पेक्टेड है। कभी कभी क्या होता है कि नॉन सोर्स से भी आता है, क्योंकि उसका खुद का मोबाइल हैक हो चुका है और फिर वो सबको भेज रहा है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या भेज रहा है, ये एकदम से क्यों भेज रहा है, तो उससे आपने थोड़ा सा ये अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। वो कभी कभी मैसेज आता है कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है, ऐसे तो इंस्टाग्राम में भी पर्सोना का कॉपी हो जाता है, पैसे के मैसेज आ जाते हैं आपको, व्हाट्सएप पे आ जाता है, कभी कभी अननोन सोर्स से आता है ये बताते हुए कि मेरा मोबाइल नंबर नया मोबाइल नंबर है, और कभी कभी उसका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो उसी के नंबर से भी आ जाता है। जब खुद का व्हाट्सएप हैक हुआ है तब ज्यादा ट्रस्ट बन जाता है, क्योंकि उसी नंबर से आ रहा है। लेकिन इस समय पे जरूरी है कि आप उसको कॉल करके पूछें कि भाई ये तुम्हारे से मेरे को मैसेज आया कि सही में ये तुम्हारा मोबाइल हैक हुआ है क्या। एक बार वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। जिनके साथ स्कैम होता है तो उनके पैसों का क्या होता है? जब ये साइबर स्कैम होता है तो ये जो मनी है, ये सबसे पहले तो जो पहला अकाउंट है जो उनको दिया जाता है उसमें जाता है, लेकिन विद इन फ्यू आवर्स ये जो मनी है वो अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर होता है। एक साइबर क्रिमिनल्स का एक पूरा नेटवर्क ही है जिसमें बहुत सारे करंट अकाउंट्स उन्होंने लिए हुए हैं। अब ये पहली लेयर में जो अकाउंट्स रहते हैं, ये जो करंट अकाउंट्स रहते हैं, ये फ्रॉड अकाउंट्स रहते हैं जो किसी ने अपनी फर्म के नाम पे बनाए होते हैं, लेकिन उसको रेंट आउट कर देते हैं वो लोग। तो रेंट आउट करने के बाद में वो मनी उसमें जाता है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये क्रिमिनल के पास में होते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स का यूज करके इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से वो फर्दर और रेंटेड अकाउंट्स में पैसा जाता है। फिर उसके बाद में अलग अलग तरीके से चैनल से वो और फर्दर अकाउंट्स में जाता है। कभी कभी वो पुराने जो अकाउंट्स हैं
उनको सेटल करने के भी काम में आता है, जो पुराना जो मनी ट्रांजैक्शन होगा उनका। तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि जीन्युइन अकाउंट भी उसमें यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनके में भी वो मनी चला जाता है जो उन्होंने कहीं किसी को दिया होगा और रिटर्न मनी कर रहा है, ये ट्रांजैक्शन में है। बहुत बार इसमें जो ऑनलाइन गेमिंग है उसका चैनल भी यूज होता है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग में भी जो मनी होता है वो एक्चुअली में ऑनलाइन गेमिंग के ऐप के नाम से वो बैंक अकाउंट नहीं होता है, उसमें बहुत सारे अकाउंट्स कनेक्टेड होते हैं। और जब ये बहुत सारे अकाउंट्स में जो मनी आता है वो उन अकाउंट में सेटल होता है, और जो साइबर क्राइम का जो मनी होता है वो भी इन अकाउंट्स में जाता है। और बहुत बार जो गेमिंग अकाउंट्स होते हैं उनका मनी सेटल करने के भी वो काम में आता है। तो बेसिकली ये मनी एक पूरी चेन से होता हुआ अलग अलग अकाउंट्स में जाता है। बहुत बार ज्यादा डिले होने की वजह से मनी जो होता है वो विड्रॉ भी हो जाता है, और बहुत बार विड्रॉ ना होने की वजह ये मनी जो है इंडिया के बाहर भी अकाउंट्स में चला जाता है। इस प्रकार से होता है। और बहुत बार इनसे क्रिप्टो करेंसी भी परचेज की जाती है, जो कि इंडिया के बाहर के अकाउंट्स में होती है। इस प्रकार से चैनल में जाता है। इसका एक जो सोल्यूशन रहता है, अगर वो मनी सेव करना है तो जितनी जल्दी उस साइबर क्राइम का रिपोर्ट किया जाता है, खास करके जो 1930 और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में जब उसका रिपोर्ट किया जाता है, तो जितने भी अकाउंट में वो मनी गया है वो अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं। और अगर जो फ्रीजिंग है वो इंडिया के बाहर मनी ट्रांसफर होने से पहले अगर हो जाती है, या फिर वो विड्रॉल होने से पहले हो जाती है, तो फिर वो मनी सेव हो जाता है और वापस वो मनी कोर्ट के ऑर्डर से रिटर्न हो जाता है। तो ये पूरी चेन को अपने को जो विक्टिम है वो उस चेन को तभी एब्रप्ट कर पाएगा या ब्रेक कर पाएगा जब वो जल्दी से ही उस चीज को रिस्पॉन्ड करेगा, जल्दी से ही उसकी कंप्लेंट 1930 पे या साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे लॉन्च करेगा, और उसके बाद में बाकी का जो प्रोसीजर है, कोर्ट का प्रोसीजर, पुलिस का प्रोसीजर करेगा, तब जाके उसका मनी सेफ हो पाता है। तो फिर पुलिस कितना फास्ट एक्शन लेती है अगर ऐसा कुछ क्राइम नहीं, ये 1930 जो एजेंसी है, जिसमें पुलिस ऑफिसर भी हैं, बैंकिंग पर्सोनल भी हैं, इवन आपके वॉलेट्स भी हैं, आपका क्या कहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज भी हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनीज भी हैं, ये सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। और जैसे ही ये कंप्लेंट आती है तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से विद इन फ्यू मिनट्स ये पता लगा लेता है कि ये कहाँ कहाँ पैसे गए हैं। अब इसमें जब किसी बैंक अकाउंट में गए हैं तो बैंक अकाउंट पे फ्रीज लगाता है, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। सेकेंडली, मान लीजिए इससे अगर शॉपिंग हुई है अमेजोन से, तो अमेजोन को ये बताता है कि आपके अकाउंट में मनी आया है, लेकिन आपको वो जो पार्सल वो डिलीवर नहीं करना है, तो अमेजोन वो पार्सल का डिलीवरी रोक देता है। फिर अगर मान लीजिए किसी वॉलेट में मनी जाता है तो वॉलेट को भी फ्रीज कर देता है ये। किसी क्रिप्टो करेंसी में अगर वो परचेज हो रहा है तो क्रिप्टो करेंसी कंपनी से भी ये कांटेक्ट करके वो उतना अगर, लेकिन उसमें एक दिक्कत आती है कि वो इंडिया के होने चाहिए, तो वहां पे वो उसको फ्रीज करता है। इसी प्रकार से और भी जो ट्रांजेक्शन होते हैं, कहते हैं क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड से भी जो शॉपिंग हुई है या फिर क्रेडिट कार्ड में ये मनी डाला गया, तो वहां पे उसको फ्रीज करता है। लेकिन इसमें समझने की जरूरत है कि अगर इसमें डिले आता है, फॉर एग्जाम्पल जब अकाउंट में मनी गया, अकाउंट का मनी विड्रॉ हो गया, तब इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है। अमेजोन में मनी गया और अमेजोन का जो पार्सल है वो डिलीवर हो गया, या फिर क्रेडिट कार्ड से परचेज हो गया, तो इस समय पे फिर विक्टिम को सेकंड स्टेप लेना पड़ता है। वो होता है कि पुलिस कंप्लेंट करना, ऑल्दो ये भी पुलिस कंप्लेंट ही है, लेकिन फिर एफआईआर करना, क्योंकि मनी उसका रिटर्न नहीं हो पा रहा। एफआईआर करने के बाद में फिर पुलिस उन एक्यूज को आइडेंटिफाई करती है कि जिन्होंने ये पूरा क्राइम किया है, स्कैम किया है, फिर उसको अरेस्ट करने के बाद उससे रिकवरी करनी पड़ती है। तो वो एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है, लेकिन जितनी जल्दी रिस्पॉन्ड किया उतना प्रोसीजर भी शॉर्ट हो जाता है। और कितने % जो स्कैमर्स होते हैं वो पकड़े जाते हैं? नहीं, इसमें अगर नेशनल अपन देखें तो ये इसका फिगर इतना इंकरेजिंग नहीं है। पहले तो 10% ही लोग इसको रिपोर्ट करते हैं साइबर क्राइम को, बाकी 90% रिपोर्ट भी नहीं करते। उन 10% में से जो डिटेक्शन रेट रहता है वो अराउंड 20% होता है, 20-25%। मतलब अगर 100 स्कैम्स रिपोर्ट हो रहे हैं तो 20-25% वो डिटेक्ट किया जाता है, मतलब स्कैमर्स पकड़े जाते हैं, जैसे आपने बोला। और उसमें से भी जिनको कन्विक्शन होता है एक्चुअली में
सजा लगती है वो अराउंड 40% के आसपास रहता है। तो देखा जाए तो पहले 10%, फिर उसका 20%, फिर उसका 40%। बहुत ही कम स्कैमर्स हैं जो एक्चुअली में उनको ये स्कैम करने की सजा लगती है। तो इसकी वजह से ये साइबर क्राइम जो है वो एक्चुअली में फ्लरिश हो रहा है, या फिर बोलने की बढ़ रहा है। साइबर क्रिमिनल्स को उतना ज्यादा पनिशमेंट नहीं हो रहा है, इसमें एक बदलाव की जरूरत है। तो जो 10%, 20% या 40% जो मिलते हैं, तो कोई पैरामीटर्स होते हैं कि किसी के 10,000 रुपए गए और किसी का 1 करोड़ रुपए गया, तो 10,000 वाले को उतना इंपॉर्टेंस मिलता है जितना 1 करोड़ रुपए वाले को मिलता है? नहीं, डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया कि मनी किसका लॉस हो गया, अगर उसका 1 करोड़ रुपए भी चले गए लेकिन अगर रिटर्न हो रहे हैं सारे के सारे, तो जरूरी नहीं कि उसमें एफआईआर किया जाए, क्योंकि मनी उसका रिटर्न हो रहा है। लेकिन जहां पे इसमें भी डिवाइड करना बहुत जरूरी, जैसे आपने बोला कि मनी के हिसाब से, क्योंकि साइबर क्राइम का जो इंक्रीज हो रहा है, जो रेट ऑफ इंक्रीज है, वो हर साल 100% इंक्रीज हो रहा है, मतलब 2 टाइम्स हो रहा है। और एक डिस्ट्रिक्ट में अगर हम लोग देखें, नागपुर सिटी में, तो 2025 में नंबर ऑफ साइबर क्राइम जो रिपोर्टेड थे एनसीसीआरपी पोर्टल पे, वो 17,000 थे। और इसी प्रकार से पूरे महाराष्ट्र के देखें तो जो अभी ऑल्दो ये भी एक वीकनेस है कि नंबर ऑफ साइबर क्राइम जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो उतना स्किल्स और उतना ज्यादा मैन पावर और उतना ज्यादा क्या कहते हैं रिसोर्सेज हर एक साइबर क्राइम से डील करने के लिए, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनके एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए अवेलेबल नहीं रहते। इसलिए इसको प्रायोरिटाइज भी करना पड़ता है कि आप साइबर सेल कितने कौन से क्राइम्स को देखेगा, उसमें क्या जो भी बेसिकली अमाउंट के हिसाब से, फिर पुलिस स्टेशन कौन से क्राइम्स को देखेंगे वो भी अमाउंट के हिसाब से। लेकिन इसमें एक हम लोग क्राइटेरिया जरूर देखते हैं। हमारा क्राइटेरिया ये नहीं रहता है कि कितना ज्यादा अमाउंट है, कितना अमाउंट है। क्राइटेरिया ये रहता है कि उसमें एक्यूज को अरेस्ट करने के कितने चांसेस हैं, क्योंकि बहुत बार बहुत एक्सपर्ट एक्यूज भी होते हैं जो कोई क्लू नहीं छोड़ते। कभी वीपीएन यूज करेंगे, कभी क्या कहते हैं टनलिंग यूज करेंगे। तो हम लोग पूरा स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि एक्यूज को अरेस्ट करने के जिसमें ज्यादा चांसेस है उसको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि जितने, और हमारा एक टारगेट ये भी रहता है कि एटलीस्ट 10% ऑफ द साइबर क्राइम जो है वो उसको एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए जो इतने रिपोर्ट हो रहे हैं, और उसमें एक्यूज अरेस्ट होने चाहिए। अगर ये भी एक टारगेट जो कि एक हेल्दी टारगेट है, उसको भी अगर हम लोग अटेन कर पाए तो हम लोग साइबर क्राइम में काफी हद तक उसमें डेटरेंस लेके आ पाएंगे। एक आप मुझे पूरा प्रोसीजर बता सकते हो कि कैसे यानी वो क्रिमिनल को या स्कैमर को पकड़ा जाता है? नहीं, जैसे देखिए, मान लीजिए एक बार एफआईआर होती है, एफआईआर होने के बाद में जो अकाउंट्स है जिसमें ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्योंकि किसी भी अकाउंट में मनी जाएगा तो वो किसी न किसी के नाम पे रहेगा, तो वो पर्सन को आइडेंटिफाई किया जाता है। बहुत बार ऑफकोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि वो रेंटेड अकाउंट है, वो अकाउंट किसी और के नाम पे होता है लेकिन चला कोई और रहा होता है। बट अभी क्या हो गया है कि पहले ये सेविंग अकाउंट्स में क्या होता था कि फेक केवाईसी से अकाउंट बनते थे। तो फेक केवाईसी में क्या होता था, जिस पर्सन के नाम पे अकाउंट है उसको इन्फॉर्मेशन भी नहीं रहती थी कि वो अकाउंट उसका है। लेकिन अभी वैसा नहीं रह गया है। अभी केवाईसी इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कि जिस पर्सन के नाम पे अकाउंट है उसको इस बात की इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अपना अकाउंट किसी को दिया है, तो उससे वो चेन बनती है कि उसने किसको बताया है। फिर उससे वो चेन निकलती है, फिर हमको कुछ ऐसे अकाउंट भी मिलते हैं जहां से मनी विड्रॉल हुआ है। तो विड्रॉल होने के बाद वो एटीएम का फुटेज, वहां से फेस मिलता है उनका, वहां से हम उनको पकड़ते हैं। तीसरा, जब ये बताते हैं कि इसने किसके कहने पे किसको अकाउंट दिया है, वहां से एक चेन बनती है। तो वहां से हम लोग एक मास्टरमाइंड तक पहुंच पाते हैं कि जिसने ये उस चेन को वन बाय वन सॉर्ट आउट करते हुए, प्लस जिसने विड्रॉल किया है। तो बहुत बार जब विड्रॉल भी करते हैं तब भी एक्चुअली में जो पर्सन विड्रॉ कर रहा होता है वो पर्सन भी मास्टरमाइंड नहीं होता, वो पर्सन विड्रॉ करके किसी और थर्ड पार्टी को दे देता है, फिर वो हवाला करता है या जैसे भी। तो इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि पूरी जो चेन रहती है ये नीड टू नो बेसिस पे वर्क करती है। मतलब ये अपने इसके ऊपर जो है उसके अलावा पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है उसको नहीं पता होता। मतलब इसने एक पर्सन को अपना अकाउंट डिटेल दिया है, लेकिन एक्चुअल में उस
पर्सन के आगे कौन है उसको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, या पूरी इसका मास्टरमाइंड कौन है उसका इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जिसने मनी विड्रॉल किया है उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि अभी ये मनी आगे कहाँ जाने वाला होता है। इसलिए ये बहुत ही एक चैलेंजिंग प्रोसेस होता है जिसमें वन बाय वन अपने को स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। बहुत बार जो मनी यूएसडीटी में क्रिप्टो करेंसी या यूएसडीटी में कन्वर्ट होता है वहां तक पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो ये एक तरीका रहता है, लेकिन इसमें ऑफ कोर्स क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ डील करना पड़ता है। और ये जो भी लोग हैं ये एक जगह पे नहीं रहते, ये अलग अलग सिटीज में इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं। क्योंकि ऑनलाइन तो कनेक्ट होना आसान है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे जाना और उनको पकड़ना वो चैलेंजिंग टास्क है। बट स्टिल जो भी केस में हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम ये प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करते हैं। बट जैसे जो चैलेंजेस है जो मैंने आपको बताया वो भी हमको फेस करने पड़ते हैं। क्राइम नागपुर में हुआ है, बट उसका जो मेन मास्टरमाइंड है वो कहीं बिहार वगैरह में बैठा होगा या कोई अलग दूसरी सिटी पे बैठा होगा, तो उनको फिर कैसे पकड़ा जा सकता है? तो ये नागपुर से हमारी टीम जाती है बिहार में और उस जगह पे वहां पे जाके उनको अरेस्ट करके लेके आती है। तो नेटवर्क यानी कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। बट स्टिल हमारी टीम उधर जाती है। मतलब एक्चुअली टेक्नोलॉजी हमने यूज किया है मनी को सेव करने के लिए, तो यूज किया है उसमें कि भाई ये एआई की मदद से सारे अकाउंट्स निकल जाते हैं, जहां जहां मनी गया विद इन टाइम निकल जाता है, फ्रीज हो जाता है। यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी यूज की है, लेकिन एक्चुअल में जाके ऑन ग्राउंड एक्यूज को पकड़ने में टेक्नोलॉजी उतना यूज में नहीं आ पा रही है। उसमें वो ट्रेडिशनल पुलिसिंग से ही अपने को पकड़ना पड़ रहा है। ऑल्दो हम लोग उनका लोकेशन निकालना, उनकी एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करना, बट स्टिल अगर मुझे ऐसा लगता है कि और भी हम लोग जिस इस प्रकार से फील्ड में काम कर रहे हैं, अलग अलग रिसर्च कर रहे हैं, यहाँ पे भी अगर कुछ आइडेंटिफिकेशन हो सकता है ज्यादा, तो वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। आप मुझे ऐसा कोई केस बता सकते हो जो थोड़ा अनयूजुअल था? इसमें अनयूजुअल तो मैं नहीं बोलूंगा, बट बहुत सारे केसेस आते हैं। वन ऑफ द केस था नागपुर में, एक कंपनी है, तो उसके जो उसके अकाउंट्स ऑफिसर था उसको एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया अपने बॉस का, जब वो ट्रेवल कर रहा था उसका बॉस। उसने बोला कि भाई ये मेरा नंबर अभी इंडिया वाला नंबर नहीं चल रहा है यहाँ पे, मैंने ये नया नंबर परचेज किया, इसको तुम सेव कर लो। तो उसने अपने व्हाट्सएप पे वो नंबर सेव कर लिया, उसके नाम से आधा 2 करके, बॉस के नाम के 2 लगा के उसने सेव कर लिया। बाद में उसने उस नंबर से उसको कोई मैसेज नहीं आया, ना उसके बॉस का आया ना उसका आया। उसका जब बॉस जब वापस आया बाहर के टूर से, तब वो बेसिकली सब प्रॉपर उनका कम्युनिकेशन पुराने नंबर पे चल रहा था, नए वाले पे ऑफ कोर्स उसका था ही नहीं, तो चलेगा ही नहीं। बाद में फिर उसका बॉस दोबारा से फिर एक बार टूर पे गया, तब उसको नए वाले नंबर से मैसेज आया। उस समय पे इसको ये बात ध्यान भी नहीं थी कि वो बॉस ने मेरे को ऐसा कुछ बोला है कि बाहर जाके मैं ये नंबर नया नंबर लिया है, इसको सेव, ऐसा कुछ ध्यान नहीं था। उसको लगा ये बॉस का ही नंबर है क्योंकि सेव वैसे ही था। तब उसको मैसेज आया कि भाई ये एक ट्रांजैक्शन हमको करना है, मैं अभी मीटिंग में बिजी हूँ, एक इम्पोर्टेंट डील करनी है, उसके लिए हमको 4.5 करोड़ रुपीस सामने वाले को ट्रांसफर करने हैं। तो इसने ये सोच के कि उसके बॉस का ही मैसेज है, इसने 4.5 करोड़ रुपीस सामने वाले को ट्रांसफर कर दिए। और उसके बाद में जब ट्रांजैक्शन जब पूरा हो गया, तब इसने पहले वाले नंबर पे दूसरे जो जिस नंबर से मैसेज आया था उस पर कॉल किया कि ट्रांजैक्शन हो गया है। जब उसने उसको कॉल को नहीं उठाया, तब इसने उसके पहले वाले, उसके लिए 1 2 ऐसे करके सेव था, तो उसने पहले वाले नंबर पे फोन लगाया और बताया कि भाई वो ट्रांजैक्शन मैंने कर दिया है। तब जाके उसके बॉस को समझा कि भाई ये तुमने कौन सा ट्रांजैक्शन कर दिया, ये तो मैं तुमको बोला ही नहीं था। लेकिन इसमें आप जो फ्रॉडस्टर है उसका आप कंसिस्टेंसी देखिए, उसका माइंड देखिए कि इसका बॉस एक फॉरेन टूर पे गया, ये इन्फॉर्मेशन उसको थी, फिर सेकंड टाइम गया, ये भी इन्फॉर्मेशन थी। तो जब फर्स्ट टाइम गया और सेकंड टाइम जाने के बीच में 6 मंथ्स का गैप था, तो फर्स्ट टाइम जब वो गया तब उसने केवल इसको मैसेज डाला कि नंबर सेव कर लो, उसने कभी नहीं बोला कि मनी ट्रांजैक्शन करो। फिर उसने 6 महीने का वेट किया और फिर 6 महीने बाद उसने उसको ये मैसेज डाला कि ये मीटिंग है, ताकि वो 6 महीने में ये बात को भूल जाए कि ये नंबर मैंने इसलिए सेव किया था। तो इस प्रकार के जो साइबर क्राइम रहते हैं उसमें ये लोग विक्टिम को की प्रोफाइलिंग करते हैं, यूजिंग उसका डेटा, सोशल मीडिया एक्टिविटी, सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट कर रहा है, कुछ लीक डेटा लीक भी होता है, और उसकी प्रोफाइलिंग करने के बाद में उसकी वेबसाइट से डेटा निकाल के इसकी वेबसाइट में कौन कौन काम कर रहा है,
हम ही लोग डालते हैं। कौन कौन मैनेजर्स हैं, कौन कौन जनरल मैनेजर्स हैं, उनके क्या क्या मोबाइल नंबर है, ये सब उसकी प्रोफाइलिंग वो लोग करते हैं और उसके ऊपर वो वर्क करते हैं। और जब उसको लगता है कि इस पे टारगेट किया जा सकता है तो उसमें वो अटैक करते हैं। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि साइबर क्राइम कभी भी इस प्रकार का नहीं होता कि भाई वो रैंडम कॉल्स आपको आ रहे हैं और आप रैंडम कॉल पे जो फंस गया वो फंस गया। वैसा भी होता होगा, लेकिन ज्यादातर वो एक को फॉलो करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसको समझते हैं, देन उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो फिर वो जो मास्टरमाइंड था इस क्राइम का वो पकड़ा गया फिर? इसमें भी देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि चेन बड़ी थी और अल्टीमेटली मनी गुजरात से दुबई जा रहा था। तो हम लोग पहुंचे, जो गुजरात में जो पर्सन था जो हवाला से भेज रहा था वहां तक पहुंचे उसके पास में, लेकिन उसका मास्टरमाइंड दुबई में था। तो ऑफकोर्स दुबई में जब जैसे हमारा जुरिडिक्शन बदल जाता है, देन फिर हम लोग को सीबीआई के थ्रू उसको नोटिस निकालना होता है। बहुत बार हम लोग एलओसी नोटिस निकालते हैं, जिसके अंदर अगर वो इंडिया रिटर्न आएगा तो उसको एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो एक सिंपल तरीका होता है, लेकिन डिपोर्टेशन करवाना, तो ये आपको भी पता है कि बाहर के हमारे जैसे भी जो बहुत सारे जो क्रिमिनल बाहर गए हुए हैं उनका डिपोर्टेशन करवाना, एक्स्ट्राडाइट करवाना, ये एक टफ प्रोसेस होता है। और ये छोटे छोटे क्राइम में जनरली वो ये नहीं करते, क्या कहते हैं, अदर बाहरी कंट्रीज जो है कोऑपरेट नहीं करती है। बट हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एलओसी निकाल के रखते हैं और एलओसी निकाल के हम लोग उसका वेट करते हैं इंडिया में आने का। जैसे इंडिया में आता है तो एयरपोर्ट उसको अरेस्ट कर लेता है, एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ उसको अरेस्ट कर लेती है। अब इस केस में हमने क्या किया कि वो ऑफकोर्स उसको जब पता है कि अब नहीं आना चाहिए, या फिर क्योंकि एलओसी की भी वैलिडिटी 1 साल की होती है, तो हमने उसका एक्चुअली मैरिज ड्यू थी, तो हमने क्या कहते हैं, क्योंकि उसकी वाइफ टू बी वाइफ का भी क्या कहते हैं, ये था बर्थडे, सॉरी, इन्वॉल्वमेंट था क्राइम में, कुछ ट्रांजेक्शन थे उसके, तो उसमें हमने क्या कहते हैं उनका भी एलओसी निकाला था जो कि इंडिया में थी। तो एक तरीके से इसकी वजह से दोनों का एलओसी निकालने की वजह से वो पर्सन को हम लोग अरेस्ट कर पाए। बट जैसे मैंने बताया कि जो क्वांटम ऑफ क्राइम्स है, ये तो एक क्राइम पे हमने इतना फोकस करके हमने उस पर वर्कआउट किया, हम उसमें मनी रिकवर कर पाए। लेकिन ऐसे बहुत सारे क्राइम्स हैं, तो हर क्राइम पे इतना फोकस देना भी एक चैलेंज है। इसलिए हम लोग उसको प्रोफाइलिंग करते हैं, किस क्राइम को हम लोग पकड़ सकते हैं। बट स्टिल ये एक्सेप्ट करना भी जरूरी है कि इसमें और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, और ज्यादा स्किल्स बढ़ाने की जरूरत है। और ये ऐसी चीज है कि ये एक स्टैटिक ट्रेनिंग की इसमें जरूरत नहीं है। ऑन द जॉब ट्रेन होते रहना, ग्रो होते रहना और सीखते रहना और मैन पावर को बढ़ाते रहना। इसलिए इसमें कहा जाता है कि जो लोग साइबर क्राइम में डोमेन कॉम्पिटेंस अपनी बना पा रहे हैं, तो वो लोग उसी में ग्रो हो, उनको एक सिक्योरिटी मिले, सिक्योरिटी टर्न्योर मिले, प्लस उनको एक मोटिवेशन मिले, एडिशनल मोटिवेशन मिले कि वो इसमें काम कर सके, ताकि उनका भी एक सेपरेट कैडर बन सके। और ये जो बैंक के भी कुछ ऐप्स होते हैं, जो बीच में कुछ ऐसा बैंगलोर वगैरह में आया था कि लोन रिकवरी वालों ने पूरे उनके वीडियोस और ये सब चीजें लीक कर दी थी, तो क्या उनके पास भी उतना अथॉरिटी और ये सब पावर होता है? ये जो एनबीएफसी होती हैं जो छोटे छोटे लोन देती हैं, पहले जैसे मनी लेंडर होते थे, तो मनी लेंडर जिनको अथॉरिटी नहीं था लोन देने का, बट या फिर था भी जिनके पास लाइसेंस होता था, बट स्टिल वो एक्सॉर्बिटेंट रेट्स पे देते थे और एक डेट ट्रैप में उसको फंसा देते थे। पहले तो फ्री लोन दे देते थे इजीली, फिर उसके बाद में जितना तो उसने मनी नहीं दिया है उतना ज्यादा तो उसको रिटर्न, उससे ज्यादा तो ये इंटरेस्ट ही ले लेते थे, और स्टिल उसका मनी पेंडिंग रहता था, जिससे बहुत बार सुसाइड होते थे फार्मर से। अब क्या हो गया है कि ये चीज ऑनलाइन हो गई है, इसमें बहुत सारे चाइनीज एप्स भी हैं। अब एप्स तो ऑफकोर्स प्ले स्टोर पे रहता है, अब इंडियन गवर्नमेंट उसको बैन करेगी जब वो आइडेंटिफाई होगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन बहुत छोटे छोटे एप्स हैं, इनमें से जैसे आपने बताया उनके इंडिया के ऑफिसेज भी हैं या फिर इंडिया के एप्स भी हैं, इसमें ये विदाउट सिक्योरिटी मनी दे देते हैं, बहुत छोटा मनी, 5,000 10,000 ऐसे इनके ऑफिसेज हैं। फिर वो मनी देने के बाद में जिसके पास में सिक्योरिटी नहीं है, तो पहली बात तो वो रिटर्न करने में देरी करता है। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड कंपनी है या फिर आपका कोई लोन है, हो सकता है कि आपने
आपकी तारीख दे रही है ये 1 मई की, आपको ध्यान नहीं रहा, आपने 10 मई को किया, तो ये उसका इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। फिर इंटरेस्ट बढ़ाने के बाद में उसमें और फर्दर इंटरेस्ट लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, डेट ट्रैप में चला जाता है, क्योंकि पहली बात तो वो पहले से ही मनी रिटर्न करने के इसमें नहीं था। अब इसके बाद में वो मनी रिकवर करने के लिए, जैसे बताया कि उनके वीडियोस जो कि उन्होंने ही लिए हैं लोन लेते हुए, उसकी बदनामी करना, उसको थ्रेट कॉल्स करना, हैरेस करना, ये कब मनी रिटर्न कर रहे हो, कंटिन्यूअस कॉलिंग करना, ऐसे करके ये एप्स वो मनी तो रिटर्न करते ही हैं, लेकिन पहले जो उनका जो पहला स्टेप था, जब लोन देते समय जब उसकी रिटर्न करने की कैपेसिटी नहीं थी, उसको इन्होंने लोन दिया, और जब वो लोन नहीं रिटर्न कर पा रहे तो उसको डेट ट्रैप में डाल दिया, जहां पे उसको किसी और से लोन लेना पड़ रहा है इसका लोन रिटर्न करने के लिए, और वो भी क्योंकि वो डिफॉल्ट कर रहा है हर महीने, तो वो उसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है, और इतना ज्यादा बढ़ जा रहा है कि उसका लोन कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। मतलब 3 लाख का लोन लिया है तो उसके लिए उसने 10 लाख रुपए भर दिए, बट स्टिल अभी भी वो डेट में है। इस प्रकार के साइकिल्स में वो फंसा देते हैं, इसलिए बहुत सारी ऐसी एप्स को बैन भी किया इंडियन गवर्नमेंट ने बीच में। लेकिन क्या है कि एप्स का तो एक को बैन किया, दूसरे नाम से बनाना, ये चीजें चलती रहती हैं जब तक हमारे जो लोग अवेयर नहीं होते, क्योंकि लोगों को अगर मनी की जरूरत है और उसको कोई ऐप ऐसी मिलती है, और दूसरी बात क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो उस चीज को दिखाने लग जाती है जो आप सोच रहे हो, या फिर जो आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, या फिर जो आप सर्च कर रहे हो, तो ये ऐप खुद ही आपके अकाउंट में क्या कहते हैं दिखने लग जाती है, पॉपअप करने लग जाती है, और फिर वो आदमी उसमें ट्रैप में फंस जाता है। ये तो एक अपना बैंकिंग वाला ट्रैप हुआ, तो ऐसे भी और कोई ट्रैप्स होते हैं जो यानी आपके सामने जो आते हैं? इसके बाद जो लड़कियों के साथ में, बच्चियों के साथ में जो ऑनलाइन गेमिंग में ट्रैप होता है, तो ऑनलाइन गेमिंग में जहां पर चैटिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो वो चैटिंग के ऑप्शन में बहुत बार अननोन लोग, अननोन जुरिडिक्शन से आपस में चैटिंग करने लग जाते हैं, और चैटिंग के बाद में फिर कुछ हैकिंग हो जाती है उसमें, या फिर ये खुद ही अपने फोटोग्राफ वीडियो शेयर कर देते हैं, और एक तरीके से मॉलेस्टेशन वाले केसेस भी इसमें देखे जाते हैं, जिसमें उनके मॉर्फ फोटोग्राफ्स वो लोग शेयर कर देते हैं, उनको साइबर हैरेसमेंट उनका करते हैं, और फिर उनको फिर ब्लैकमेलिंग करते हैं, सॉर्ट ऑफ सेक्सटॉर्शन वाले क्राइम बच्चों के साथ में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ में जो एक इम्पोर्टेंट क्राइम रहता है कि जो उनका कंप्यूटर भी इससे हैक हो जाता है ऑनलाइन गेमिंग से, और ऑनलाइन गेमिंग से एक बार कंप्यूटर या मोबाइल हैक होने की वजह से क्या होता है कि उनके जो फोटोग्राफ्स होते हैं वो उनको विजिबल हो जाते हैं, इन्होंने शेयर नहीं किए हैं। जैसे कि एक पुणे में एक कॉलेज में केस हुआ था कि उसके ऑनलाइन गेमिंग की वजह से उसके कुछ फोटोग्राफ इन्होंने ट्रोजन डाल के लीक कर लिए, फिर उसको इंस्टाग्राम पे अननोन नंबर से फिर मैसेजेस भेजे कि भाई ये फोटोग्राफ्स उसमें भेजे उन्होंने, और बोला कि इसको लीक नहीं करने के लिए अराउंड 5 लाख रुपीस की उन्होंने डिमांड किया। मतलब सॉर्ट ऑफ एक सेक्सटॉर्शन प्लस सॉर्ट ऑफ एक सेक्सुअल हैरेसमेंट या साइबर हैरेसमेंट, दोनों के कंपोनेंट्स इसमें थे, और अल्टीमेट मोटिव उसका मनी एक्सट्रैक्ट करना था। लेकिन कभी कभी मोटिव मनी एक्सट्रैक्ट करना नहीं होता है, ब्लैकमेल करना, वो कोई काम उससे करवा के लेना, या फिर उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट करना, या फिर उसको डिफेम करना, ये भी उनके मोटिव्स होते हैं। तो जैसे अगर ये जो आपने क्राइम बताया कि सेक्सटॉर्शन वगैरह के लिए फोटोज लीक वगैरह जो होती है, तो फोटोज अगर ऐसा मुझे पता चला कि ऐसी मेरी फोटोज लीक हुई है, तो क्या कैसे रिपोर्ट करना चाहिए? नहीं, वो सबका रिपोर्टिंग 1930 पे ही है, उसमें 1930 पे, और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो है उस पे है। इसमें एक और चीज है, इसको हम लोग कभी कभी चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी बोलते हैं, कभी किसी के फोटोज या वीडियोस लीक हो गए तो। इसमें जिसका लीक हो गया है वो तो रिपोर्ट करेगा ही करेगा, लेकिन किसी और के लीक्ड फोटोग्राफ्स या वीडियोस अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में रखना भी एक क्राइम है। और अगर आपके पास में आए हैं और आपने उसको रिपोर्ट नहीं किया है तो भी एक क्राइम है, जो सेक्शन जो पॉक्सो एक्ट में कहा जाता है कि अगर आपको इंफॉर्मेशन है कि एक माइनर के साथ में अगर सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो आपको रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। इसके लिए नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल ने एक प्रोविजन दिया है जिसमें आप इस प्रकार के वीडियोस कहां से आए, आपके पास में किस मोबाइल नंबर से आए और कौन से आए, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं विद
गारंटी कि उसमें आपको विटनेस नहीं बनाया जाएगा, बस आपको रिपोर्ट करना है वो। ये जरूरी नहीं है कि आपको वहां पे जाके कोर्ट में जाके विटनेस भी देना पड़ेगा या कंप्लेंट पोजीशन भी जाना पड़ेगा, इसकी जरूरत नहीं है। बस आपको वो फोटोज कहाँ से आए हैं, कौन से हैं, वो आपको रिपोर्ट करना है। उससे फायदा ये होगा कि जब आप उसको रिपोर्ट करेंगे और आपने जब बताया तो फिर से वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पूरा चेन डिटेक्ट किया जाता है और सोर्स डिटेक्ट किया जाता है, और सोर्स के ऊपर में फिर जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है जहां पे वो सोर्स रह रहा होता है जिसने अपलोड किया है, वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, फिर उसको कहा जाता है कि आप इसको अरेस्ट करो, उसके ऊपर एफआईआर करो। लेकिन अगर ये जो चेन निकलती है, ये चेन में ये भी पता चलता है कि ये कहां से कहां तक गया है, और उस चेन में अगर ऐसे भी लोग मिले जिनके पास ये था लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, तो उनको भी फिर इसमें एक्यूज बनाया जाता है। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि पहले तो ऑफकोर्स जो लोग इतने बेवकूफ है किसी का वीडियो बना रहे हैं या कर रहे हैं वो तो क्रिमिनल है ही है, लेकिन जो लोग होते हुए उसको शेयर कर रहे हैं, रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फर्दर शेयर कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो अ पार्ट टू द क्राइम। फिर उनके साथ क्या होता है? दे आर ऑल्सो अक्यूज इन दैट क्राइम। पर ये भी समझ चाहिए, बहुत बार क्या होता है कि जो पर्सन ओरिजिनली जिसको शेयर कर रहा है वो इतना मास्टरमाइंड है कि वो टनलिंग करेगा, वीपीएन करेगा, अपने आप को एक तरीके से एनोनिमिटी अपने ऊपर लेके आएगा, तो वो तो कभी कभी बच जाते हैं, लेकिन जो लोग शेयर कर देते हैं बेवकूफी में वो फंस जाते हैं। तो ये भी अपने को समझना जरूरी है। और जैसे आपने बताया था कि बैंक फ्रीज की जाती है, तो ये जो बेटिंग एप्स भी बहुत बड़ा एक नेटवर्क है बेटिंग एप्स का भी, तो यानी कई लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं वो रीजन से, तो वो क्यों होते हैं ऐसे? देखिए अभी जैसे बैटिंग ऐप है, तो बैटिंग ऐप में मैंने आपको बताया कि पहले तो बैटिंग इंडिया में तो इलीगल है, लेकिन फॉरेन बैटिंग एप्स है, ऑफकोर्स तो इंटरनेट तो कोई ये तो है नहीं कि भाई आपका कोई इंडिया के ही एप्स उसमें चलेंगे, फॉरेन बैटिंग एप भी है जिसको लोग यूज करते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि जो साइबर क्राइम का नेटवर्क है वो नेटवर्क आपका बैटिंग ऐप से भी कनेक्टेड है, क्योंकि जो साइबर क्राइम में मनी जाता है और बैटिंग ऐप में जिसने जो मनी लगाया है उसमें वो हारा है या जीता है, तो अकाउंट सेटल करने के लिए कभी कभी ये वाला साइबर क्राइम वाला मनी जो है वो उसको दे दिया जाता है, जो भी उसमें जीता होगा। तो क्या होता है कि ये बैटिंग ऐप में इसको लगता है कि भाई मैंने आज 1 लाख रुपए जीते, लेकिन उसका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, बोले मैंने जीते लेकिन मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया। क्यों? क्योंकि ये 1 लाख रुपए वो है जो साइबर क्राइम में कहीं से स्कैमर ने लिए हैं, इस चैनल में डाले हैं, और चैनल में देखिए किसी के मनी का कोई कलर तो होता नहीं है, कोई मनी कहीं से आया और कहीं से निकल गया, उसको तो आपका पैसा मिल गया, लेकिन ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे चैनल में निकल जाता है कि ये मनी कहाँ से कहाँ तक गया है, तो ये कहाँ से कहाँ तक गया है तो उसके अकाउंट में जाता है वो दिखता है, तो इसलिए उसका अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है। अगर वो बता सकता है कि भाई मेरे साथ मैंने ऐसा ऐसा किया था, तो इसलिए उसको अक्यूज नहीं बनाया जाता, उसका भी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी है। जब बता सकता है कि भाई मैं जीनियन हूं, मैं अपना काम कर रहा था, या फिर मैं तो पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाने गया था, या फिर पेट्रोल पंप वाला बोलता है कि ये तो उसने मेरे को पेट्रोल देने के लिए पैसे दिए हैं, वो स्कैमर होगा, तो मैं क्या, तो फिर उसका ग्रीवेंस होता है, मतलब अकाउंट अनफ्रीज होता है। लेकिन जो गैम्बलिंग कर रहा है वो बता भी नहीं पाएगा कि मैंने गैम्बलिंग से वो मनी निकाला है। तो उस प्रकार से ये चीजें चलती रहती हैं। जैसे किसी ने गैम्बल किया और जैसे आपने बताया कि अकाउंट सेटल करने के लिए होता है, अब वो पैसे मैंने एक पर्सन 2 के अकाउंट में डाल दिए, अब मेरा अकाउंट वो पर्सन के साथ सेटल हो गया बट उसका अकाउंट फ्रीज हो गया, तो उसको कैसे ग्रीवियंस मिलेगा? नहीं, अगर वो पहले तो उसने अगर बैटिंग से अकाउंट सेटल किया है या बैटिंग में इन्वॉल्व है, वो तो बता भी नहीं पाएगा मैंने बैटिंग किया है। लेकिन जहाँ पे जेन्युइन है, जैसे मैंने पेट्रोल पंप का बताया कि कोई स्कैमर आपके पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाने आया या आपके दुकान में शॉपिंग करने आया और आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, क्योंकि आपको स्कैमिंग वाला वो ट्रेस तो आ ही रहा है, तो वो आके अगर बताते हैं जिस जुरिसडिक्शन ने के थ्रू अकाउंट फ्रीज हुआ है, उसको अगर वो कांटेक्ट करते हैं, तो इसमें एक डेडलाइन, ये टाइमलाइन दी हुई है कि विद इन 15 डेज जब उसके बाद में एप्लीकेशन आई है उसको डिसीजन लेना है कि आइदर यू ओपन द अकाउंट और रिजेक्ट द एप्लीकेशन, कि नहीं मुझे नहीं लगता कि सही है तो रिजेक्ट कर दो, लेकिन आपको एक डिसीजन लेना है। फिर उसके ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस ऑफिसर है जो कि डीसीपी या एसपी रैंक ऑफिसर है, वो जुडिशन में उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। इसके बाद में उसने अप्लाई किया तो 15 डेज में,
ऐसे करके, और उसके ऊपर में एक स्टेट गवर्नमेंट का भी एक ऑफिसर है, तो 45 डेज का टाइमलाइन दिया है डिसीजन लेने के लिए। 15 डेज नॉर्मली पहले वाला ही ले लेगा, क्योंकि अगर दूसरे वाले को लेना पड़ा तो वो पहले वाले को पूछेगा कि तुमने क्यों नहीं लिया। लेकिन इसमें ये भी है कि अगर टोटल 90 डेज में बैंक को आपने ये कम्युनिकेट नहीं किया कि आइदर ये फ्रीज ही रहेगा या फिर ये ओपन होगा, दोनों में से कुछ भी कम्युनिकेट किया तो ऑटोमेटिकली बैंक उसको ओपन कर देगा विद इन 90 डेज। हाँ, ये प्रोसीजर गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की जो SOPs है उसमें ये प्रोसीजर दिया हुआ है। और जो लोग यानी बताते ही नहीं है कि फ्रीज अकाउंट फ्रीज हो गया और उन्होंने जैसे बेटिंग से पैसा आया, नहीं बताएंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, फिर कुछ नहीं होगा, उसको अप्लाई तो करना पड़ेगा। और ये जो बेटिंग एप्स जो चलाते हैं और ये जो बुकी लोग होते हैं उनको कैसे पकड़ा जाता है? नहीं, अभी तो देखिए इंडिया की जो बैटिंग एप्स हैं वो तो बैन हो चुकी हैं। इंडिया में बैटिंग एप्स, ड्रीम 11 कुछ भी अभी अलाउड नहीं है। अभी फॉरेन बैटिंग एप्स है, फॉरेन बैटिंग एप्स के हो सकता है यहाँ पे कुछ एजेंट्स हो जो फॉरेन बैटिंग ऐप के लिए काम कर रहे हो, इतना हो सकता है। बुकी बोल सकते हैं हम, बुकी बोल सकते हैं उनको, लेकिन इंडिया के बुकी नहीं, वो है फॉरेन ऐप बाहर से इंडिया के बुकी। और इसमें से भी बहुत सारे जो एप्स हैं वो इंडियंस के ही हैं जो दुबई में बैठ के वो लोग चला रहे हैं। तो इसको पकड़ने का, तो अगर मान लीजिए कोई कंप्लेंट करता है कि भाई मैंने ऐसे ऐसे बैंक ऐप में इतने पैसे लगाए थे और मेरा इतना नुकसान हो गया, तो उस कंप्लेंट के ऊपर से फिर FIR होती है। FIR होने के बाद में यही प्रोसीजर, सारे अकाउंट्स चेक किए जाते हैं। अकाउंट चेक करने के बाद में उनको सब पे कार्रवाई की जाती है। और जो कॉल पे बेटिंग देते हैं जो बुकी लोग होते हैं उनको कैसे पकड़ते हैं? प्रोसीजर अकाउंट स्टडी करना, क्योंकि मनी तो ऑनलाइन ही जा रहा है ना। जो है ना एक थोड़ा पहले टाइम में चलता था, अभी तो एप्स वगैरह पे चलने लग गया, बट पहले कॉल्स वगैरह पे भी चलता था। वो तो पर्चीज़ें लिखते थे और जो करते थे। तो वो लोगों को कैसे पकड़ते थे? वो तो कॉलिंग के कॉल रिकॉर्ड निकाल के और उनको स्टडी करके, पहले तो लोकल पर्सन को पकड़ते थे, वो तो मतलब क्या रंगे हाथ पकड़ते थे कि जब दे रहा है पर्ची किसी को तो उसको पकड़ते थे, फिर उससे चेन उससे पकड़ते थे पूरी। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करते और कैसे पकड़ते हो? इसमें तो ऑफकोर्स क्या कहते हैं, वो तो उसके स्टेटमेंट के ऊपर से ही कि भाई उसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर कौन है, वो चेन बना के। ऑफकोर्स ये बहुत सारे इसमें जुरिडिक्शन जो रहते हैं, मुंबई और कल्याण के भी बहुत सारे उसमें ये रहते हैं। तो वो चेन बना के, क्योंकि ऐसा नहीं रहता ना, कोई अगर मान लीजिए कितने पर्ची लगा दी कल्याण की, इसका मतलब नहीं कि ये वही वाला है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, नाम बदल बदल के एक ही चीज चला सकते, क्योंकि इसका कोई अपन बोलेंगे कोई इसमें बॉडी तो है नहीं इसके ऊपर जो उसको रूल कर रही है कि नहीं ऐसा तुम इसका नाम नहीं यूज करते, तुम उसका नाम नहीं यूज कर। हो सकता है एक ही नाम से 4-5 ऐप बन जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल लोटस, तो लोटस 1 2 3 4 आपको समझेगा नहीं, आप बोलोगे लोटस का मालिक तो वो है, लेकिन ये कोई और हो सकता है। इसलिए वो चेन से ही आपको जाना पड़ता है, जिससे आपको समझ में आता है कि एक्चुअल में कौन इसमें इन्वॉल्व है। और जो सबसे बॉटम लेवल वाला जो होता है उसको कैसे पकड़ा जाता है? सबसे पहले तो सबसे बॉटम वाले को पकड़ा जाता है जिसके अकाउंट में मनी गया है। पहला आदमी वही रहता है, जब पहला ट्रांजैक्शन अकाउंट में उसी को पकड़ा जाता है, उसी के थ्रू ही सारे इनपुट्स निकाले जाते हैं और लास्ट पर्सन को पकड़ा जाता है। जैसे आजकल AI का भी जमाना बहुत आ गया है, तो जैसे चैट GPT हो गया, तो चैट GPT में तो ऐसे है कि अगर मैं पूछूं कि सागर कौन है तो वो मेरे बारे में सब कुछ बता देगा। तो पुलिस भी यूज करती है चैट GPT और AI टूल्स ताकि जो क्रिमिनल ने, जैसे नहीं कि आजकल ये पता चलता है कि सुसाइड करने के पहले उन्होंने वो रिसर्च की थी या चैट GPT से, या क्राइम करने के पहले वो, तो ये भी यूज होता है एज एविडेंस वगैरह? रिमोटली चैट GPT की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। अगर आपको बता देगा कि सागर कौन है, दूसरे को नहीं बताएगा। लेकिन क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो आपने उसमें क्वेश्चंस पूछे, ये इन्फॉर्मेशन आपकी और उसके बीच में ही है, थर्ड पर्सन को नहीं बताएगा। लेकिन आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जो ओपन इन्फॉर्मेशन आपने ओपन रखी है, लॉक नहीं की है, प्लस आपके बारे में कोई न्यूज आर्टिकल है या कुछ छपा है या आपने अपने ब्लॉग में लिखा, इतनी ही इन्फॉर्मेशन चैट GPT बता पाता है। लेकिन अगर वो पर्सन का मोबाइल फोन ही मिल गया तो फिर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल सकती है कि वो उसने जो जो सवाल पूछे हैं चैट GPT से, उसी पे और फर्दर सवाल पूछ के वो तो एक आपका ट्रेजर ही मिल गया आपको। प्लस आपका जो गूगल सर्च हिस्ट्री है वो भी आपको रिमोटली नहीं मिलेगी, उसके मोबाइल से ही मिलेगी, या व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री है। तो एक बार अगर वो पर्सन का मोबाइल मिलता है
तो वो चीजें अपने को मिल सकती हैं, लेकिन रिमोटली नहीं मिल सकती। तो ये वाला एक्सेस यानी पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी नहीं होता है, रिमोटली एक्सेस नहीं रहता। ये तो इसके सर्वर्स तो इंडिया के बाहर है। ये तो क्लेम करते हैं कि ये इनके मालिक भी इस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करते हैं, लेकिन फिर ये कैसे, जो मेरा अगर ये क्लेम कर रहे हैं कि हम इस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करते हैं, तो फिर ये कैसे होता है कि जो आप चैट जीपीटी पे लिख रहे हो वो एडवर्टीजमेंट आपको दिखता है? तो यूज तो हो ही रहा है ना। तो यूज करते हैं, बट ऑफ कोर्स उस पे इंडिया का गवर्नमेंट का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है। तो जैसे अगर आपने कोई क्रिमिनल को पकड़ा तो आप उनके चैट जीपीटी से उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, उसका फोन आ गया आपके पास, फोन आ गया तो निकाल सकते हैं अगर वो यूज करता होगा तो। पुलिस वालों के पास कौन सी चीजों का एक्सेस होता है? नहीं, हमारे पास तो देखिए लिमिटेड एक्सेस है, तो कॉल रिकॉर्ड का रहता है, प्लस अपना क्या कहते हैं व्हाट्सएप में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर मोबाइल नंबर है तो उससे इतना मिलेगा कि भाई इसका व्हाट्सएप में क्या नाम था, इसकी फोटोग्राफ मिल जाएगी ज्यादा आपको व्हाट्सएप की, और आपको स्टेटस कुछ मिल जाता है उसका, जो इन्फॉर्मेशन मतलब चैट से पहले के उसमें रहती है उतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और जो चैट व्हाट्सएप पे मैसेजेस वो नहीं मिलती। और अगर मोबाइल हाथ में आ गया तो मिल सकती है। मोबाइल हाथ में अगर डिलीट नहीं हुआ तो मिलेगा, डिलीट हो गया तो नहीं मिलता। डिलीट हो गया तो अगर बैकअप है तो मिल जाएगा, तो बैकअप नहीं है, जनरली बैकअप रहता नहीं है क्रिमिनल्स का। एक जैसे डार्क वेब भी है, तो डार्क वेब में सब चीजें अवेलेबल, वो ऐसा है कि क्रिमिनल्स लोगों का मार्केट प्लेस है, सोशल मीडिया भी है, तो पुलिस वहां पे भी है। देखिए डार्क वेब में क्या रहता है कि डार्क वेब का जो मॉनिटरिंग है बहुत बड़े लेवल पे रहता है। डार्क वेब में जो इलीगल चीजें बेचने के वो काम में आता है, जैसे कि आपका ड्रग्स, वेपन्स, इवन कॉन्स्पिरेसी, मर्डर की कॉन्स्पिरेसी के लिए, इवन आपका फेक डॉक्यूमेंट्स के लिए, सब जगह के लिए ये डार्क वेब, इवन आपको कॉल रिकॉर्ड्स और ये सब चीजें डार्क वेब पे लोग क्लेम करते हैं कि बेची जाती हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत बड़ा डार्क वेब पे चलता है। अब इसमें बहुत सारे केसेस भी हुए हैं बाहर के कंट्रीज में, इसके इन्वेस्टिगेशन भी हुए हैं और कन्विक्शंस भी हुए हैं। जैसे बहुत सिल्क रोड करके एक डार्क वेब था बहुत फेमस, उसमें कन्विक्शन हुआ है। वे टू वीडियो करके चाइल्ड पोर्नोग्राफी का पोर्टल था, अभी भी चलता है। इसमें इन लोगों, क्योंकि डार्क वेब में 4 प्रकार की अपनी एनोनिमाइजिंग टेक्नोलॉजी होती है, जिससे वो जो क्रिमिनल होता है वो एनोनिमस रहता है। पहला वो वीपीएन यूज करके डाला जाता है। सेकेंड ये टॉर सर्वर से होता है, टॉर सर्वर आपका आईपी को मास्क करता है, वीपीएन आईपी को मास्क करता है। तीसरा रहता है इसमें जो भी ट्रांजेक्शंस रहते हैं ये क्रिप्टो करेंसी में होते हैं। अगेन क्रिप्टो करेंसी की इंफॉर्मेशन कहीं नहीं मिलती। क्रिप्टो करेंसी की इंफॉर्मेशन को तभी मिलेगी जब जिसने मनी भेजा है, जिसको मनी रिसीव है, उनके डिवाइसेस मिल जाए। कोई भी सेंट्रल एजेंसी नहीं है जो इन्फॉर्मेशन देगी, जैसे बैंकिंग में है। बैंकिंग में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कहां से कहां मनी गया, लेकिन क्रिप्टो करेंसी भी नहीं मिलेगी। इसकी वजह से क्या होता है कि ये 3 चीजों से वो एनोनिमाइज हो जाता है। तो एनोनिमाइज होने की वजह से जो पर्सन डार्क वेब को यूज कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, जो परचेज कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, जो सेल कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लू तो छूटता ही है। तो डार्क वेब में क्रिमिनल को पकड़ने के लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग डेटा माइनिंग। तो जो पुलिस ऑफिसर्स डेटा माइनिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है या ट्रेंड है, वो लोग क्या करते हैं कि वो पोर्टल को पूरा स्कैन करते रहते हैं। कहीं ना कहीं गलती, फॉर एग्जांपल गलती कैसे होगी, मान लीजिए किसी ने एक डार्क वेब का पोर्टल स्टार्ट किया है। अब हर ट्रांजैक्शन तो सब एन्क्रिप्टेड है, लेकिन वो डार्क वेब का पोर्टल स्टार्ट करते समय तो कोई ना कोई जीमेल का या कोई ईमेल आईडी होगा एंटर करते समय, तो वहां तक वो पहुंचने की कोशिश करते हैं, या फिर वो टाइपिंग करते करते कभी अपनी इंफॉर्मेशन दे दे। और एक बार क्या होता है कि जब ये जो डार्क वेब के जो पार्सल्स डिलीवर होते हैं, वो तो रियल वर्ल्ड में हो रहे हैं, वो पार्सल से कभी कभी बैक ट्रैक करके कि किसने भेजा है, वहां से वो सब, मतलब बेसिकली इसके लिए एडवांस लेवल ऑफ डेटा माइनिंग जिन ऑफिसर्स को आती है वो डार्क वेब की मॉनिटरिंग करते हैं। तो है वहां पे अवेलेबल है, लेकिन वो सेंट्रल एजेंसी इसमें ज्यादा काम करती हैं, स्टेट एजेंसीज कम काम करती हैं। हम देख रहे कि इंडिया में नागपुर में काफी क्राइम बढ़ रहा है, बट वही अब कंपेयर करते दुबई को, तो दुबई में इतना कम क्राइम रेट क्यों है? नहीं देखिए, पहली बात तो दुबई से अपन कंपेयर करते हैं, मैं उसका रीजन ही बताता हूँ आपको। इंडिया में जो या नागपुर में आप बोल रहे हैं क्राइम बढ़ रहा है, ये बोलना ठीक नहीं है। क्राइम तो पहले से कम ही हुआ है, लेकिन क्राइम है।
ये एक स्टेटमेंट सही रहेगा, क्योंकि क्राइम बढ़ रहा है अगर हम लोग बोलते हैं तो हम लोग किसी से कंपेयर करके बोलते हैं। कंपेयर लास्ट ईयर से कर सकते हैं या 5 साल पहले से कर सकते हैं। तो अगर आप उसको डेटा को देखेंगे, और खास करके डेटा कौन सा देखा जाता है, मर्डर, दूसरा देखा जाता है एक्सीडेंट्स, जिसमें कभी भी कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। ये तो आप मर्डर है तो आपको रजिस्टर करना ही करना है, एक्सीडेंट है तो रजिस्टर करना ही करना है। तो ये 2-3 चीजें जो है मेन देखी जाती है, अगर आप कंपेयर करेंगे तो कम हुई है, वो बढ़ी नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स हो रही है। और दुबई में आप बोलते हैं कि कम है क्राइम। दुबई में अगर आप जाते हैं तो दुबई में सबसे ज्यादा जो क्राइम कम होने का जो कारण है वो स्ट्रीट पुलिसिंग बहुत हाई है। तो स्ट्रीट पुलिसिंग वहां पे अगर कोई पर्सन अगर ड्रिंक करके रोड पे निकल भी जाता है, जब वॉक ही कर रहा है, तो उसको इमीडिएट विद इन अ वीक कन्विक्शन हो जाता है, उस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाता है, उसको अरेस्ट किया जाता है, विद इन अ वीक उसको जजमेंट भी सुना दिया जाता है, कन्विक्शन भी हो जाता है, और रिपीट कन्विक्शन वाले को डिपोर्ट कर देते हैं वो लोग, क्योंकि बहुत सारे दुबई में 80% लोग तो वहां के सिटीजन ही नहीं है, बाहर के बिजनेस करने आए हुए हैं। तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा डर रहता है कि उनका पूरा इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा। इंडिया में कहीं ना कहीं हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जिसके अलग अलग पार्ट्स है, इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस है, प्रिजन्स है, जुडिशरी है, प्रोसिक्यूटर है, इन सबको मिला के जो जस्टिस है या पनिशमेंट है, या तो बहुत डिले हो जाता है या उसमें डिले होने की वजह से या किसी और कारण से पनिशमेंट होता ही नहीं है। अब जैसे मैंने सिंपल सी बात बताई, स्ट्रीट क्राइम जिसमें चेन स्नैचिंग हो गया, आपका ड्रिंक करके ड्राइव करना हो गया, या फिर क्या कहते हैं आपका लिकर पी कर ऐसे ही रोड पे घूमना हो गया, या तो ये रिपोर्ट ही नहीं होता, या रिपोर्ट होता भी है तो इसमें कन्विक्शन नहीं होता। और क्यों कन्विक्शन नहीं होता या डिले होता है, इसकी वजह से ये प्रॉस्पर कर रहा है। ये नॉर्म है, ड्रिंक करके रोड पे चलना एक नॉर्म है। कभी कभी तो लोगों को अगर पकड़ लिया तो उनको उनका ये कहना रहेगा कि ये नहीं करना है, क्या ऐसा नहीं कर सकते क्या, ये तो करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा है। तो क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे क्राइम्स जो है वो अनरिपोर्टेड चले जाते हैं, अनपनिश चले जाते हैं, इसलिए बहुत बड़ा क्राइम भी हो जाता है। जैसे कि आप देखिए कि स्ट्रीट क्राइम, स्ट्रीट मर्डर, स्ट्रीट पे लूटना, ये सब चीजें शराब के नशे में ही होती हैं, ये ड्रग्स के नशे में ही होती हैं। और क्योंकि ये शराब के नशे में घूमना या ड्रग्स के नशे में घूमना अनपनिश चला जाता है, इसलिए बड़े क्राइम्स होते हैं। ऑफ कोर्स लिमिटेशंस है, लिमिटेशन पुलिस की भी है, प्रिजन्स की भी है। प्रिजन्स में भी इतनी जगह नहीं है कि सारे नशेड़ियों को वहां बैठा दें हफ्ते हफ्ते भर के लिए। जुडिशरी पे भी बर्डन है कि हफ्ते हफ्ते में, और प्रोसीजर भी हमारा जो है पनिशमेंट का जो कि भाई जो कहता है कि इनोसेंट को पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, भले ही 100 क्रिमिनल छूट जाए, ये हमारा जुडिशियल प्रोसीजर कहता है। तो उसमें जो बियॉन्ड डाउट, जब तक उनको प्रूफ नहीं हो जाए कि किसी ने क्राइम किया है, तब तक उसको पनिशमेंट नहीं लगाते। इसकी वजह से बहुत सारे क्रिमिनल जो है वो जिन्होंने क्राइम किया भी होता है वो छूट जाते हैं, और छूटने के बाद वो बोलते हैं कि हमको फंसाया गया था, हमने किया नहीं था, पुलिस ने फंसाया था या किसी ने फंसाया था, क्योंकि उनको कोर्ट ने तो एक्विटल कर दिया है। तो ये सब लिमिटेशन होने की वजह से हम लोग, और पॉपुलेशन इतनी हाई होने की वजह से, और सिटीजन्स हैं सब लोग यहाँ पे, दुबई जैसे कोई सब लोग बाहर के नहीं है जिसको आप डिपोर्ट कर दोगे या फिर आप देश निकाला कर दोगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लोगों में वो कानून का बोले या फिर जुडिशरी का बोले या फिर पूरे ही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बोले, वो डर उतना ज्यादा नहीं है जितना होना चाहिए, जितना दुबई है, जो छोटी छोटी कंट्रीज के बारे में बता रहे हैं। इसकी वजह से वो क्राइम बढ़ता है और क्राइम प्रॉस्पर होता है। और एक तो डायलॉग बहुत कॉमन है ना, शराब पीने के बाद आज तो गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। तो फिर वो ये डर शायद शराब पीने के बाद ही खत्म होता होगा। नहीं, लेकिन ये जो हमने एक्चुअली नागपुर सिटी में इस चीज को तो हमने पूरे तरीके से खत्म कर दिया था कि शराब पीने के बाद, क्योंकि इसमें समरी प्रोसीजर है, ये भी एक देखना की जरूरी है। इसमें कन्विक्शन 1 हफ्ते में होता है। ड्रिंक एंड ड्राइविंग में जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने क्या इंश्योर किया कि पूरा जुडिशरी जो है उसको हम लोग ऑन बोर्ड ले। मोटर व्हीकल एक्ट में समरी प्रोसीजर का प्रोविजन है, वो बाकी डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता, नागपुर सिटी में ही होता है, हो सकता है मुंबई में होता हो, लेकिन बाकी आसपास के डिस्ट्रिक्ट में समरी प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं होता है। तो हमने क्या किया कि हम जिस दिन पकड़ेंगे उसको हम 2 दिन बाद का डेट देंगे कोर्ट का, वो कोर्ट में आएगा, फिर आपका प्रोसीजर स्टार्ट कर दीजिए। ये नहीं कि उसमें एफआईआर होगा, एफआईआर होने के बाद में चार्जशीट होगा, चार्जशीट होने के बाद में डेट दी जाएंगी, 3-4 साल बाद आप उसको कोई सजा सुनाओ या एक्विटल करो, ऐसा नहीं।
आपके पास आएगा, आप उसको सजा सुनाओ या एक्विटल कर दो, जो करना है करो, लेकिन वो अगले हफ्ते ही होना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि लोग पकड़े तो गए ही गए, लेकिन उनको कन्विक्शन भी होने लगा। तो ये जरूरी है, मतलब ये स्विफ्ट एक्शन जरूरी है। फीडबैक में भी हम लोग जब थ्योरी पढ़ते हैं तो फीडबैक तो प्रॉम्प्ट होना चाहिए, जिस पर्सन ने किया उसी के ऊपर होना चाहिए, और उसी रेट का होना चाहिए जितना बड़ा उसने गलती किया है। तो ये जो ड्रिंक एंड ड्राइविंग को हमने खत्म करने के लिए केवल कार्रवाई नहीं बढ़ाई, ये भी इंश्योर किया कि उसको पनिशमेंट होना चाहिए, प्रॉम्प्ट होना चाहिए। अगर यही चीज दुबई में होती तो दुबई में एक और चीज लग जाती इसके साथ में। पहला होता कि ड्रिंक एंड ड्राइव किया, नेक्स्ट वीक में पनिशमेंट लगा और डिपोर्टेशन भी हो जाता। यहाँ पे डिपोर्टेशन नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे हमने पनिशमेंट इंश्योर किया। जैसे पुलिस वाला एक जैसे खड़ा है, अभी दो, एक कॉमन सिटीजन और एक क्रिमिनल है। अब क्या होता है कि कभी कभी क्रिमिनल के साथ जिस तरीके से पुलिस वाले बिहेव करते हैं, तो वो तरीका देख के कभी कभी कॉमन पर्सन भी डरने लग जाता है। तो उनको यानी जो पर्सनैलिटी है वो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यानी पुलिस वालों से डर क्रिएट हो जाता है। तो ऐसा कुछ करते हैं पुलिस वाले कि कॉमन सिटीजन्स के साथ इस तरीके से अप्रोच होना चाहिए और क्रिमिनल्स के साथ इस तरीके से? नहीं, पुलिस वाले तो कोशिश करते हैं कि कॉमन सिटीजन, खास करके जब विक्टिम आ रहा है तो उससे किस तरीके से अप्रोच होना है। और आप देखना, जिन लोगों ने भी पुलिस से इंटरेक्ट किया है, या उनकी चोरी हो गई हो घर में या कुछ क्राइम हो गया हो, उनका जो ओपिनियन पुलिस के लिए रहता है वो पॉजिटिव रहता है। नेगेटिव किसका रहता है? जिन्होंने कभी इंटरेक्ट ही नहीं किया, जस्ट वो देख रहे हैं और सोसाइटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनका जनरली नेगेटिव रहता है। लेकिन जिनको पुलिस से काम पड़ा है उनका पॉजिटिव रहता है। वो इसलिए रहता है कि पुलिस जो विक्टिम है उससे अच्छे से इंटरेक्ट करती है, जो क्रिमिनल है उससे अलग तरीके से इंटरेक्ट करती है। लेकिन जब जहां बात आती है स्ट्रीट एक्शन की, तो वहां जब उसको कंफ्यूजन होता है कौन क्रिमिनल है, कौन इनोसेंट है, कौन कहाँ से आ रहा है, कौन से घर से आ रहा है, तो कभी कभी पुलिस के लिए भी ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि किससे कैसे बिहेव करना है। तो उसमें भी कभी कभी गलतियां भी होती हैं, किससे रूडली बिहेव करना है या किससे पोलाइटली बिहेव करना है। जनरली उसमें एक वो स्टीरियोटाइपिंग लेके चलते हैं कि अगर कोई फैमिली जा रही है तो उससे पोलाइटली बिहेव करते हैं, और कोई लड़के जा रहे हैं तो उससे रूडली बिहेव करते हैं। तो ये स्टीरियोटाइप बहुत बार हो जाता है, लेकिन वो कोशिश करते हैं। लेकिन आपको भी समझना जरूरी है कि भाई जब वो क्रिमिनल से डील कर रहे हैं या फिर किसी क्राइम को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका ओवर पोलाइट होना या ओवर सॉफ्ट होना भी उनके काम को इफेक्ट कर देगा। क्रिमिनल्स उसका फायदा उठाएंगे। तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। और दूसरी बात ये भी होता है कि बहुत बार वो विमेन जो फैमिलीज में है उनके साथ पोलाइट रहते हैं, या फिर कोई एम्बुलेंस में पेशेंट लेके जा रहा है उसके साथ पोलाइट रहते हैं। तो बहुत बार लोग इसका मिसयूज भी कर लेते हैं, फिर विमेन को साथ में लेके जाते हैं क्राइम करने के लिए, या फिर एम्बुलेंस में जाते क्राइम करने लग जाते हैं। तो ये भी अपने को बहुत ही डेलिकेट बैलेंस में बना के रखना पड़ता है। यानी जैसे ऑफिसर्स जो लोग रहते हैं और बाकी जितनी भी पुलिस कम्युनिटी है, तो उनको कुछ ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, सॉफ्ट स्किल्स वगैरह डेवलप करने के लिए? रेगुलर ट्रेनिंग दी जाती है, हमारा रिफ्रेशर कोर्स रहता है। जो स्टेट एजेंसीज है उनके भी ट्रेनिंग सेंटर्स है, उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कैसे बात करनी है, खास करके जो विमेन विक्टिम्स हैं उनसे कैसे इंटरेक्ट करना है, रेप विक्टिम्स है उनसे कैसे इंटरेक्ट करना है, कॉलेज स्टूडेंट्स है उनसे कैसे इंटरेक्ट करना है, ये ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन वहां पे लिमिटेशन यही आ जाती है कि एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। ओवर पोलाइट, ओवर सॉफ्ट ऑफिसर भी कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। ऑफिसर कौन सा सक्सेसफुल रहता है? जो एक बैलेंस बनाता है, उसको ये समझता है कि अब कौन सा एटीट्यूड हमने अपनाना है और कब सॉफ्ट होना है, कब हार्ड होना है। तो वो उस चीज को जो बैलेंस कर पाता है वही उसमें सक्सेसफुल रहता है। जो ज्यादा ट्रेनिंग लेके अगर ओवर सॉफ्ट भी हो गया तो उसके काम में भी इफेक्ट पड़ जाता है। जैसे हम फॉरेन में देखते हैं कि यूएस वगैरह में, तो जब भी यानी क्रिमिनल्स को वो चेस कर रहे, पकड़ रहे, तो उनके इसमें बॉडी कैम लगा हुआ था। तो क्या हम देख सकते हैं आने वाले टाइम में जो हर पुलिस ऑफिसर्स बॉडी कैम लेके? नहीं, अभी भी हमारे ट्रैफिक पुलिस में 100 लोगों के पास बॉडी कैम है। उसको हम लोग परचेज कर रहे हैं, परचेज का प्रोसेस चालू है, क्योंकि थोड़ा सा वो महंगे भी हैं, पर अराउंड 1 लाख रुपीज का एक वो बॉडी कैम पड़ जाता है, तो उसके एक्सचेकर पर भी बर्डन है। बट उसको प्रोसीजर उसका परचेज करने का चालू है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने भी सभी को आदेश दिया है कि खास करके ट्रैफिक में जो काम कर रहे हैं वो बॉडी कैम यूज करेंगे। लेकिन ऑफकोर्स उसका जो भी बजटरी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो फाइनेंशियल बर्डन है, उसको देखते हुए उसका परचेज करने का प्रोसीजर चालू है।
तो आने वाले टाइम पे आने हम वाले बॉडी टाइम कैम में पे वो देख होगा। सकेंगे और शायद वो भी चीज कॉन्शियस कर पाएंगी पुलिस वालों को भी कि मुझे जब बात करनी है तो तो मैं कैसे किसके बात साथ। कर रहा हूँ, हाँ उसमें दोनों ही चीजें कि हाँ। ये जब सामने वाले से बात कर रहा है उसको पता है वो कैसे बात कर रहा है, सामने वाले को भी पता है कि भाई मेरी शूटिंग हो रही है तो मैंने भी कैसे बात करनी है। तो इससे काफी चीज अच्छी हो चेंजेस आ जाएगी। सकते हैं। ऐसा अवेयरनेस फैलाते हो अपने कम्युनिटी में जो पुलिस वाले हैं कि ब्राइबरी लेने से क्या आपको नुकसान हो सकता है। अवेयरनेस देखिए, हम लोग पहले तो सिटीजन्स में फैलाते हैं कि ब्राइबरी अगर आपसे लिया जा रहा है तो उसके क्या आपके पास में ऑप्शंस है उससे बचने के लिए। सेकेंडली, ऑफ कोर्स अपने पुलिस ऑफिसर्स को और मीटिंग में तो अपन उनको बताते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो होता है वो एंटी करप्शन का रोल होता है। और एंटी करप्शन का जो ट्रैप होता है वो जिस भी ऑफिसर पे होता है तो उसका पूरा लाइफ खराब हो जाता है, क्योंकि उस पर केस होता है, उसको अरेस्ट करते हैं, वो सस्पेंड हो जाता है। और जिस फैमिली के लिए वो ये कर रहा होता है वो फैमिली बहुत बार उसका साथ छोड़ देती है उस टाइम पे। तो ये हम लोग उनको केस स्टडीज बताते हैं, उनको एग्जांपल्स बताते हैं और इसके थ्रू हम उनको समझाते हैं कि ये चीजों पे ना पड़े। और दूसरा, पब्लिक को कि उनके पास में क्या ऑप्शंस है, किसको अप्रोच करना है ऐसे केस में और कैसे अपना काम उन्होंने विदाउट एनी ब्राइवरी करवा के लेना है। अभी जैसे किसी ने पकड़ लिया पुलिस वाले ने गाड़ी चलाते चलाते, अब चालान 1000 रुपए का है, 500 रुपए देके छूट सकता हो, तो वो भी तो है ना, ऐसा सोचते हैं ना। वे दोनों प्रकार की चीजें, एक तो होता है कॉल्यूसिव करप्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें दोनों जो देने वाला लेने वाला दोनों को फायदा है। और एक कोअर्सिव करप्शन होता है कि जिसमें जो पैसे ले रहा है उसको फायदा है लेकिन सामने वाला एक तरीके से एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो जनरली जो एक्सप्लॉइट हो रहा है वो जनरली ज्यादा एक विक्टिम होता है कॉल्यूसिव करप्शन से। और इसमें ये हमेशा से कहा जाता है कि पुलिस हो, प्रशासन हो या कोई बिजनेसमैन हो या कोई भी है, ये उसी समाज से आ रहा है जिस सोसाइटी का वो पार्ट है। तो मतलब पुलिस का बिहेवियर भी वैसा ही होगा जैसा आम नागरिक का है, क्योंकि वो उसी समाज से निकल के पुलिस में आया है या फिर दूसरे डिपार्टमेंट में प्रशासन में आया है। तो इसको जब हम लोग कंपेयर करते हैं बाहरी कंट्रीज से तो हमने ये चीज को भी समझ के लेना चाहिए कि ये जो भी पूरा महकमा है, ये डिपार्टमेंट्स हैं, ये उन्हीं लोगों से बने हुए हैं जो उस समाज में रहने वाले हैं। तो जहां पे समाज का एथिकल स्टैंडर्ड बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली करप्शन भी कम हो जाता है। और जहां पे समाज का एथिकल स्टैंडर्ड गिरता है तो ऑटोमेटिकली करप्शन भी बढ़ जाता है। इसलिए हमने देखा है कि इंडिपेंडेंस के बाद से करप्शन बढ़ा है धीरे धीरे करके। वो क्यों बढ़ा है? क्योंकि ओवरऑल जो समाज की जो थिंकिंग है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो लोग थे वो इंडिपेंडेंस के लिए लड़े थे, उनके बाद अंदर वो इंडिपेंडेंस के आइडियाज थे, फ्रीडम मूवमेंट में बहुत सारे परिवार जुड़े हुए थे, उससे कनेक्टेड थे, तो वो बढ़े। लेकिन जनरेशन जैसे निकलती गई तो उनके अंदर वो सारे आइडियाज खत्म हो गए और अभी के टाइम में जो आइडियल रह गया वो मनी मेकिंग का रह गया है, केवल प्रॉफिट कैसे कमाना है। आज की डेट में किसी का जॉब भी लगता है तो वो पहले ये पूछते हैं कि तुम्हारा पैकेज कितना है, ये नहीं पूछते कि तुम्हारा काम क्या है, कौन से शहर में तुम रहने वाले हो, क्या करने वाले हो, पहले उनका पैकेज। तो वो समाज का भी ओवरऑल स्टैंडर्ड जैसे जैसे घटा है तो वैसे वैसे करप्शन भी बढ़ता गया है। तो जब समाज का स्टैंडर्ड, जो थिंकिंग स्टैंडर्ड है, एथिकल स्टैंडर्ड है, जब वो इम्प्रूव होता है तब वो करप्शन भी ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि पे स्केल भी बढ़ा दिया जाए तो मे भी करप्शन रिड्यूस हो सकता है? हाँ, ऑफ कोर्स, अगर जो लोग मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब लगने में भी उनकी उतनी मेहनत लगती है जितने प्राइवेट जॉब करने में लगती है, तो ऑफ कोर्स उसकी सैलरी भी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में 24 आवर्स उसको काम करना होता है, अवेलेबल रहना होता है, 24/7 उसको रहना रहता है। तो ऑफ कोर्स वो ये तो सोचेगा ही कि भाई मेरे काउंटर पार्ट के साथ में मेरी सैलरी कितनी है, क्या बराबर है कि नहीं है। तो ये तो जरूर होना चाहिए। क्राइम करने के पहले क्रिमिनल क्या सोचता है और क्राइम करने के बाद क्रिमिनल क्या सोचता है? क्रिमिनल तो किसी न किसी मोटिव से क्राइम करता है। उसका क्या कहते हैं, चाहे वो मोटिव मनी मेकिंग हो, चाहे वो बदला लेना हो। बहुत सारे रिवेंज क्राइम्स होते हैं जिसमें मर्डर्स आते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर्स आते हैं। बहुत सारे मनी मेकिंग के, उसमें चोरी हो गया, आपका साइबर क्राइम हो गया, डकैती हो गया, या बहुत बार क्या होता है कि मनी मोटिव के लिए भी मर्डर्स होते हैं, जिसमें आप बोलेंगे कॉन्स्पिरेसी वाले मर्डर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग होती है। तो इस प्रकार से मोटिव तो उसका रहता है, जिस मोटिव को उसको पूरा करना होता है, चाहे वो मोटिव रिवेंज का होता है, सडन हीट ऑफ द मोमेंट में होता है वो,
वो भी मोटिव तो है ही उसका। तो वो मोटिव को पूरा करने के लिए वो क्राइम करता है, उसकी प्लानिंग करता है, प्लानिंग करने के बाद में एग्जीक्यूट करता है। और बहुत बार क्या होता है कि क्रिमिनल क्राइम करने के बाद में इधर तो उसको गिल्ट होता है, तो गिल्ट होता है तो वो रिफॉर्म हो सकता है जेल में जाने के बाद में, तो वो रिफॉर्म होते हैं। लेकिन बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं जिनमें गिल्ट नहीं आता, वो प्राउड होते हैं कि उन्होंने ये किया, ये सही किया, मतलब जिसको अपन कहते हैं कि उनमें क्या कहते हैं, इम्प्रूव होने का कोई भी स्कोप नहीं होता है। तो उसमें उस प्रकार से फिर उसके साथ में उसको डील किया जाता है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, इसलिए जो लोग जिनके अंदर गिल्ट नहीं आता वो लोग हैबिचुअल क्रिमिनल बन जाते हैं, फिर वो रिपीट क्राइम करते हैं। चाहे वो रिवेंज, छोटी मोटी बात में बार बार रिवेंज लेने लग जाते हैं, रिवेंज लेना उनको अच्छा लग जाता है, या फिर कोई मनी के लिए ही क्राइम करने लग जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा सिलसिला चलता रहता है। जैसे बहुत बार यानी जैसे कैसा क्रिमिनल जेल में चले जाता है मर्डर के केस में, फिर 2 महीने के बाद फिर उसको बेल मिल जाती है और फिर वापस बाहर आ जाता है, तो उनका एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है कि यानी क्राइम कर दिया, अभी तो मैं वापस से फ्री हूँ, और यानी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो इसके लिए ऐसा कुछ हो सकता है फ्यूचर में कि स्ट्रिक्ट लॉज निकलने चाहिए ऐसा? नहीं, अभी भी वो चीज को धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जो हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज है। क्योंकि बेल क्यों मिलती है या फिर उसका एक्यूटल क्यों होता है, क्योंकि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये प्रूफ नहीं हो पाता कि उसी ने क्राइम किया है। अगर ये प्रूफ हो जाए तो उसके लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस। इसलिए जो न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं उसमें ई साक्ष्य, डिजिटल साक्ष्य लेने के लिए ऐप बनाया गया है, जिसमें सीन ऑफ क्राइम का जो विजिट है वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग करके डिजी सर्वर्स या डिजी लॉकर जो भी सर्वर्स है उनमें डाल दिया जाएगा इमीडिएट, जिससे कि उसको टेम्परिंग ना हो सके और वो जुडिशरी को विजिबल है। तो बहुत बार पहले क्या होता था कि जो क्राइम ऑफ सीन में विजिट किया है उसी को वो लोग कहते थे कि आपने विजिट ही नहीं किया है, या फिर क्राइम यहाँ पे वही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रिटर्न में होता था। रिटर्न में होने के बाद जो ओरल एविडेंसेस है, जो पंच है जिसको हम लोग बोलते हैं, विटनेसेस हैं, उसके स्टेटमेंट में वो बताते थे कि ऐसे ऐसे सीन ऑफ क्राइम विजिट किया है। लेकिन बहुत बार वो लोग होस्टाइल हो जाते थे, क्योंकि एक पर्सन कैसे भी होस्टाइल हो सकता है, चाहे वो पैसे के वजह से होस्टाइल हो जाए, या डर की वजह से होस्टाइल हो जाए, या फिर उसको मार दिया गया हो। आपने देखे हैं कि सभी ने देखे। लेकिन डिजिटली जो एविडेंस उसी समय चला गया डिजी लॉकर पे, वो तो होस्टाइल नहीं होगा। तो उसके लिए ये होने लगा। प्लस उसके स्टेटमेंट्स वो भी हम लोग अभी इसमें लेने लगे हैं। ये कुछ चीजों की वजह से न्यू लॉ में जो आए हैं। प्लस इसमें आया है कि आपको 2 मंथ्स में ही उसका चार्जशीट कर देना, डिले नहीं करना है, तो डिले नहीं होना चाहिए। प्लस ट्रायल इन एब्सेंशिया भी इसमें प्रोविजन है। अगर 2 डेट्स पे अगर विटनेस नहीं आते हैं अपना एविडेंस देने के लिए, तो उसको उसके एब्सेंस में, मतलब एक्यूज अगर नहीं आता है और विटनेस को एविडेंस देना है, तो पहले क्या होता था, एक्यूज को प्रेजेंट होना जरूरी है सामने कि भाई मेरी अगेंस्ट में ये विटनेस दे रहा है तो मैं सुनूं। लेकिन अभी है कि अगर 2 बार नहीं आया तो उसको तीसरी बार में उसका एब्सेंशिया में ट्रायल चालू हो जाएगा। तो ये बहुत सारे प्रोविजन न्यू लॉ में आए हैं, जिसकी वजह से जो जुडिशियल प्रोसीजर है वो फास्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे डिपेंडेंस बढ़ाई जा रही है, जिससे कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये प्रूफ किया जा सकता है कि भाई इसने क्राइम किया है। अब ये एक हो गया। दूसरी चीज है, जैसे आपने बताई, इसमें सच्चाई है। फॉर एग्जाम्पल हम चोरी की बात करते हैं, कोई मोटरसाइकिल चोर है, वो 10-12 मोटरसाइकिल चोरी करता है, पुलिस कैसे तो भी करके उसको पकड़ती है। पकड़ने के बाद में जैसे आपने बताया कि उसको बेल मिल जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स बेल इज अ राइट, बेल इज अ नॉर्मल थिंग और जेल इज एन एक्सेप्शन। ये जो एक कॉन्सेप्ट है कोर्ट्स का, तो बेल दे देती है। लेकिन बेल देने के बाद क्या होता है कि ये बेल उसको तब मिलती है जब कोई एक एडवोकेट को हायर करता है। एडवोकेट की उसको फीस भरनी पड़ती है, 40,000 50,000 जो भी रुपए उसने भरने पड़े। लेकिन है तो वो चोरी, वो तो कोई फाइनेंशियली सेटल्ड तो है नहीं। तो ये जो 40-50,000 रुपए उसने एडवोकेट को दिए, इसके लिए फिर उसको चोरी करनी पड़ती है। तो फिर ये साइकिल में फंस जाता है, फिर वो चोरी करता है, फिर जेल में जाता है, फिर एडवोकेट उसको बाहर निकलवाता है, फिर वो चोरी करता है एडवोकेट की फीस भरने के लिए। ये इसमें चलता रहता है। दूसरी बात, अगर उसका एक्यूटल हो जाता है तो इसमें हमारे कोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि होता है। ऑल्दो कोर्ट अपने जजमेंट में लिखता है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस हमने इसका एक्यूटल किया है,
लेकिन उसको इस तरीके से दिखाया जाता है कि मैं चोर था ही नहीं, मेरे को गलत फंसाया गया। तो पूरे समाज में यही बताता है कि मेरे से बिना मतलब के मुझे फंसा दिया गया है, मुझे बार बार अरेस्ट करते हैं, कहीं किसी की भी चोरी हो तो मेरे को ही पकड़ लेते हैं। इस तरीके से वो अपनी जो इमेज है सोसाइटी में उसको इम्प्रूव कर देता है। मतलब क्या हुआ कि पहले तो उसने चोरी किया, अरेस्ट हुआ, बेल लेने के लिए फिर और उसने चोरी किया, और सोसाइटी में अपनी इमेज भी मेक ओवर कर ली कि मैं चोर नहीं हूँ। ये क्या होता है कि बाकी जो क्राइम कर रहे हैं उनको एक मोटिवेशन देता है। तो सोसाइटी में भी ऐसे लोगों का एक्सेप्टेंस भी अपने को कम करने की जरूरत है। और पुलिस वालों को गलत दिखा देते हैं। हाँ, वो तो एक उसका तो बहाना एक ही है कि क्योंकि पुलिस ने हमको गलत फंसाया। कोई भी मान लीजिए, अगर कोई, इसमें बहुत सारी चीज ऐसे भी केसेस हुए हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के अगेंस्ट में कंप्लेंट देने पुलिस स्टेशन में गया, फिर पुलिस स्टेशन ने कंप्लेंट लिया, उसको अरेस्ट किया और फिर उसके बाद में चार्जशीट किया। अब इन दोनों का आपस में कॉम्प्रोमाइज हो गया। तब ये क्या बोलेंगे कोर्ट में? तो ये बोलते हैं कि ये पुलिस ने जबरदस्ती हम मेरी कंप्लेंट ले ली, मैंने तो दी ही नहीं थी, जबरदस्ती उन्होंने इसको अरेस्ट कर लिया, मैंने तो बोला ही नहीं था। तो कुछ भी बोल देते हैं। तो ऐसे तो वो उनके पास में एक ही ऑप्शन है कि ये बोल देना कि पुलिस ने जबरदस्ती किया है। यानी पहले ही थोड़ा से पुलिस वाले बदनाम होते हैं और ज्यादा करने वाले भी मिल ही जाते हैं। वो उनका ऑप्शन ही वही है ना एक। हाँ, बट यानी यूजुअली मैंने भी जैसे पुलिस वालों से जब भी इंटरेक्शन किया तो कभी मुझे ऐसा रूडली किसी ने नहीं बात किया, हमेशा है ना अच्छे से बात हुई है। पुलिस का क्या है कि जिन जिन लोगों ने इंटरेक्ट किया है वो पुलिस के बारे में पॉजिटिव रहते हैं, जिन्होंने इंटरेक्ट नहीं किया वही नेगेटिव रहते हैं। हाँ, दूर से आने देखने पे फिर ऐसा पब्लिक कॉमन, हाँ, डर भी रहता है और वो रीजन से बहुत बार क्राइम रिपोर्ट भी नहीं होता है कि मैं वहां जाऊंगा, एक फियर अंदर अपने आप आ जाता है। क्राइम रिपोर्ट इसलिए भी नहीं होता क्योंकि वो एक केवल पुलिस नहीं है उसमें, वो पूरा क्रिमिनल सिस्टम है जिसका वो पार्ट नहीं बनना चाहता। स्टार्टिंग फ्रॉम रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम, देन स्टेटमेंट देना, देन विटनेस बनना, देन डेट्स पे जाना, ये सारी चीजें, फिर वेट करना कि जजमेंट आएगा। ये तो है जो दिख रहा है, इसके पीछे क्या होता है? अपोजिट पार्टी उसको अप्रोच करेगी, सोसाइटी तो वही है ना, उसको तो कोई अपन ने Z+ सिक्योरिटी दे नहीं रखी है, वो तो है रह रहे अपने घर में सादे आदमी की तरह, अप्रोच करेगी, थ्रेट करेगी, मनी ऑफर करेगी। तो मतलब बेसिकली 3-4 साल अब उस ट्रॉमा में जा रहा है। तो बहुत बार लोग सोचते हैं कि इससे अच्छा जो मेरे साथ क्राइम हुआ है उसको अगर मैं ऐसे ही एब्जॉर्ब कर लूं या भूल जाऊं या गुस्से को निकाल दूं, ये भी बहुत बार होता है। ये भी चीज से अपने को एज अ सोसाइटी बाहर निकलने की जरूरत है। पूरा सिस्टम में भी थोड़े से चेंजेस लाने की भी जरूरत है ताकि ये प्रोसेस चेंजेस फास्ट करने की जरूरत है। और दूसरी बात, अगर किसी के हाथ में कोई क्राइम हुआ है उसने ये समझना चाहिए कि ये क्राइम मेरे से अगेंस्ट नहीं है, सोसाइटी के अगेंस्ट है। एक रेप अगर एक विमेन का हो रहा है तो उसको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये मेरा नहीं हुआ, ये पूरी सोसाइटी का हुआ है, तो मैं सोसाइटी के लिए लड़ रही हूँ। वो हिम्मत उसके और उसके फैमिलीज में होनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये जब अवेयरनेस ऐसा आएगा तो एक्चुअल में फिर रिपोर्टिंग्स और ये सब चीजें भी। एज अ पुलिस ऑफिसर आपको कभी पावरलेस फील होता है? नहीं, कभी कभी अपने को खुद पे ही मतलब खराब फील होता है। कभी खुद पे ही हम अपने क्या कहते हैं स्टैंडर्ड्स पे खड़े नहीं हो पाते। बहुत बार हम कुछ करना चाहते हैं, आउटकम्स वो नहीं लेके आ पाते, तो हमको बुरा लगता है। और इसका एक कारण है कि जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो पैरामीटर्स है वो इतने इजीली अचीव नहीं हो पाते कंपेयर टू अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का जो भी पैरामीटर होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है। आपका अल्टीमेट आउटकम क्या है कि प्रॉफिट इतना बढ़ना चाहिए। पुलिस में आउटकम्स अलग अलग है। आप अगर बोलते हैं कि मुझे मर्डर्स कम करने हैं, मेरा टारगेट हो सकता है 20% से कम करने। दूसरा मेरा टारगेट हो सकता है कि भाई कोई स्ट्रीट क्राइम नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंट कम होने चाहिए 20-30%। ये मेरे टारगेट्स हैं। अब ये टारगेट्स अचीव कैसे करने ये इतना इजी नहीं है। मतलब बेसिकली अगर आप बोलेंगे ये मेरा टारगेट और ये स्टेप्स लेने से कम होगा, जरूरी नहीं है कि ये स्टेप लेने से कम हो जाए वो, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स में इन्वॉल्व है। आप सोच रहे हैं मेरे को एक्सीडेंट कम करना है, आपने हर एक्सीडेंट को बचाया, लेकिन एक एक्सीडेंट हो गया समृद्धि एक्सप्रेस पे जिसपे 20 लोग मर गए, तो फिर आपका तो पूरा। तो ये चीज बहुत बार हम लोग खुद ही के ही टारगेट्स पूरे नहीं करने की वजह से हम लोग खुद से दुखी हो जाते हैं।
और इसलिए हम लोग ज्यादा, जैसे आप देखेंगे पुलिस में सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं ज्यादा, मतलब होते हैं लोगों के। बहुत बार रिटायरमेंट होने के विद इन 1-2 ईयर्स उनकी डेथ हो जाती है। अभी तो कभी 55-60 बीच में हार्ट अटैक्स होते हैं। अब ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, ये पुलिस में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उनके जो टारगेट्स हैं वो उनके एफर्ट से कमिश्नरेट ने, मतलब आपके एफर्ट्स के हिसाब से वो अचीव नहीं होते हैं टारगेट। कभी कभी वो कम एफर्ट से भी अचीव हो जाते हैं, कभी कभी वो पूरा जान लगाने से भी अचीव नहीं होते। दूसरी बात, जो सोसाइटी का प्रेशर होता है, एक लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में किसी का कोई भी क्राइम हो गया है, तो क्राइम होने के बाद में सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन होता है कि इमीडिएटली क्रिमिनल को पकड़ लिया जाए, उसको फांसी लगा दी जाए। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि वो पकड़ने के लिए जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से पकड़ना है, उसको जाके एक्चुअल में पकड़ के लेके आना है। कोई उसमें कोड लिखने से तो नहीं पकड़ा जाएगा वो। तो वो उसके लिए जो टाइम लगना है वो तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि एक तरफ तो वो क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वो पब्लिक का प्रेशर भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं। तो जब ये प्रेशर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, तब उस समय पे उनका एफिशिएंसी कम हो जाता है। बट उस प्रेशर में जब वो लोग काम करते हैं तो लॉन्ग टर्म उनकी हेल्थ पे असर पड़ता है। तो ये प्रेशर की वजह से, प्लस अपना ही टारगेट पूरा नहीं कर पाना, उससे खुद से ही क्या कहते हैं नाराज रहना, खुद पे ही गुस्सा रहना, ये बहुत सारी चीजों से एक तो उनका हेल्थ तो खराब होता ही होता है, दूसरा उनका जो पर्सनल जो फैमिली है, फैमिली रिलेशंस भी आपस में उनके पूरे खराब हो जाते हैं। पुलिस वालों का वर्क लाइफ बैलेंस होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वर्क ही होता है, केवल लाइफ नहीं रहती है। और जैसे इतना स्ट्रेस रहता है, क्रिमिनल्स के साथ घूमना, धूप में घूमना, इतनी सारी चीजें, तो गवर्नमेंट कुछ करती है कि स्ट्रेस रिड्यूस आउट होनी चाहिए पुलिस वालों के, ताकि ऐसा तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है ना स्ट्रेस रिड्यूस करने का। गवर्नमेंट अपना करेगी। इसमें क्या होता है कि अगर जो स्ट्रेस रिड्यूस करने के तरीके हैं, मेडिटेशन या फिर योगा हो गया, या फिर बहुत सारे टेक्निक्स हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उनके पास वो सेशन अटेंड करने का टाइम नहीं बचता है, क्योंकि इसमें दो प्रकार की पुलिस रहती है। एक तो पुलिस रहती है जो फील्ड पे काम कर रही है, दूसरा जो हेडक्वार्टर में है या कहीं अटैच्ड है, ट्रेनिंग प्रोग्राम में अटैच्ड है। तो जब वो वहां पे जाती है तो ये उनको ट्रेनिंग देते हैं बेसिकली, जो एक्चुअल फील्ड में काम कर रहे हैं उनको नहीं दे पाते। लेकिन इसमें भी एक तरीका ये लोग अपनाते हैं कि बाय रोटेशन कुछ लोग उस ट्रेनिंग में जाए। लेकिन जब ये उस ट्रेनिंग में जाता है तो इसके दिमाग में वही स्ट्रेस चल रहा होता है, मतलब ये योगा भी कर रहा है तो उसके दिमाग में वही चल रहा है कि अभी ये 7 दिन बाद तो मेरे को वही जाना है जो मैं छोड़ के आया हूँ, और बहुत सारा पेंडिंग वर्क छोड़ के आता है। तो कभी कभी मैंने देखा है और खुद से ही एक्सपीरियंस किया, मतलब मैं दूसरे का नहीं बताऊंगा, मैं तो खुद ही एक्सपीरियंस बताऊंगा कि जब मैं बाय रोटेशन अगर मैं कोई ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ तो मेरा दिमाग ट्रेनिंग में कम और उसमें लगता है कि अभी मुझे वापस जाना है, तो वहां जाके जो मुझे प्रेशर झेलना है, मैं उस प्रेशर से बाहर ही नहीं निकल पाता हूँ। मतलब अभी मैं 7 दिन का टाइम मुझे मिला भी है योगा करने का, मेडिटेशन करने का, लेकिन मैं ये आंखें बंद करके मेडिटेशन करके भी यही सोच रहा हूँ कि वो जो पिछले हफ्ते क्या हुआ था और अगले हफ्ते क्या होने वाला है, तो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता। लेकिन ये कोशिश कभी कभी करते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स इस चीज को कर भी पाए, लेकिन ये पर्सनल है कि वो जो ट्रेनिंग लेके उस ट्रेनिंग को अपना डेली लाइफ में लेके आ सके, वो मेडिटेशन को, उस योगा को, या फिर वो जो फिजिकल एक्सरसाइज करवा रहे हैं उसको अपने डेली लाइफ में उसको कर पाए, उसको प्रैक्टिस कर पाए, और ये जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी क्राइम हो रहा है, उसको थोड़ा सा डिटैच हो पाए, क्योंकि वही उनका पूरा खराब कर रहा है। डिटैच होना जो लोग सीख जाते हैं तो उनको कहते हैं स्ट्रेस लेवल कम रह पाता है। लेकिन ये पर्सनल चीज है, इंस्टीट्यूशनल नहीं है ये। आप 100 लोगों को कराएंगे तो हो सकता है वो पांच ही लोग उस चीज को कर पाए, 95 के लिए वो वेस्ट हो जाता है। तो यूजुअली कितना वर्किंग आवर होता है? नहीं, इसमें देखिए, ये तो अपना पुलिस का तो 24/7 वर्क ही होता है। और पुलिस में जो सबसे खराब चीज ये है कि ऑफकोर्स हो सकता है कि ये 10 घंटे ही काम कर रहे हो, लेकिन ये 10 घंटे कौन से हैं? अगर आप कहीं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं तो उसको पता है मुझे 9 बजे जाना है, 5 बजे तक मेरा काम खत्म है। इन दैट केस वो प्लान कर सकता है कि मुझे 6 बजे क्या करना है, 7 बजे क्या करना है, 8 बजे क्या करना है, सैटरडे संडे क्या करना है, तो उसकी लाइफ सॉर्टेड रहती है। पुलिस के केस में ये हो सकता है कि 9 बजे से लेके 5 बजे तक वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि आज मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, आज मेरे को ज्यादा काम नहीं है। और जब उसका काम खत्म है 5 बजे से ही उसको सारा काम चालू हो रहा है, मतलब वो ही कैन नॉट प्लान।
वो अपना दिन प्लान नहीं कर सकता, वो किसी को कमिट नहीं कर सकता, वो फैमिली को टाइम कमिट नहीं कर सकता, और कभी तो वो खाली है लेकिन कभी वो ओवरबर्डन भी हो जा रहा है, मतलब वो अपना डे भी प्लान नहीं कर पा रहा है। ये उसका पूरा स्ट्रेस क्रिएट करता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको काम ज्यादा है, लेकिन काम आपको अनटाइमली है, काम आपको रात में हो रहा है, तो रात रात भर उसको जगना पड़ रहा है, स्लीप साइकिल भी स्लीप साइकिल खराब हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि उसको रोज रात को जगना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि रोज रात को जगना, नाइट ड्यूटी जैसा भी नहीं है, मतलब कभी भी रात को जगना पड़ रहा है और फिर नेक्स्ट डे भी जगना पड़ रहा है। तो उसका कुछ साइकिल नहीं है, बायोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, प्लानिंग नहीं कर सकता, कमिट नहीं कर सकता, ये चीजें तो उसका पूरा देखा जाए तो स्ट्रेस उसका इन्हीं चीजों से बढ़ता है। और फिजिकल हेल्थ में टोल आने लगेगा तो मेंटल, तो फिजिकल हेल्थ बनाने के लिए भी आपको एक शेड्यूल चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते ना, कभी 8 बजे योगा कर रहे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी दोपहर में, कभी शाम में, कभी रात में, ऐसा तो नहीं कर सकते। ये पुलिस वाले के साथ हो जाता है, उस योगा का कोई फर्क भी नहीं पड़ता, कोई ज्यादा खास उसका असर भी नहीं पड़ता है। और फिर जैसे इतने एफर्ट्स करते हैं तो फिर रिवॉर्ड्स वगैरह भी मिलते हैं, कुछ रिवॉर्ड्स रहते हैं। रिवॉर्ड्स का सिस्टम है जिसमें एक एसपी अपने अंडर के ऑफिसर्स को दे सकता है, कर्मचारियों को दे सकता है, प्लस और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का इंसिग्निया होता है, प्रेसिडेंट मेडल होता है, होम मिनिस्टर मेडल होता है। इस प्रकार के अलग अलग मेडल्स इंडिपेंडेंस डे पे, 1 मई को, महाराष्ट्र डे पे और रिपब्लिक डे पे दिए जाते हैं, और रेगुलर बेसिस पे भी रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। और कुछ फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स होते हैं, फिर फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी उसमें होते हैं। और फिर यानी जो ये रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो फिर करियर में उनके कुछ प्रोग्रेस और बूस्ट मिलता है उस चीजों से। हाँ, जब प्रमोशन की बारी आती है तो वो प्रमोशन में कितने रिवॉर्ड्स हैं ये देखा जाता है, रिवॉर्ड्स कितने हैं, पनिशमेंट्स कितने हैं, उस हिसाब से उनको पोस्टिंग्स भी मिलती है। पनिशमेंट्स भी मिलती है पुलिस वालों को? पनिशमेंट, गलती पे पनिशमेंट मिलता है। कैसे एक आध दो मिस्टेक्स बता सकते हो? नहीं, जैसे कि कोई अगर उसने क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन में गड़बड़ कर दी है जो हाईलाइट हो गई है, जिसकी वजह से एक्विटल हो गया, या फिर कोई ड्यूटी दी गई थी कहीं जाने के लिए तो वहां पे वो लेट पहुंचा, इस प्रकार के पनिशमेंट रहते हैं। नेग्लिजेंस भी हो सकता है। में रहते हैं। तो जैसे नागपुर में ऑपरेशन यू टर्न चल रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लगता यू टर्न लेने से एक्सीडेंट बढ़ सकते हैं? नहीं, देखिए, एक्सीडेंट जैसा आपका कहने का मतलब है कि जहाँ पे चेकिंग कर रहा है तो कोई यू टर्न ले लेता है। वैसे ऑपरेशन यू टर्न का मतलब ये है कि जो एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं उसमें यू टर्न आना चाहिए, वो जो ट्रेंड है उसमें यू टर्न आना चाहिए। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ऑफकोर्स ये वाला आता है कि लोग यू टर्न ले लेते हैं, जो हमारे मैन पावर डिप्लॉयड होता है उनका हमेशा ये कंप्लेंट होता है कि यू टर्न ले लेते हैं। मेरा उनको ये कहना रहता है कि देखिए, यू टर्न वो ले रहे हैं लेकिन वो डर के ले रहे हैं, तो ये डर अच्छा है, क्योंकि ये जो डर रहे हैं ना तो वो अलर्ट हो रहे हैं। आप एक सिनेरियो ऐसा देखिए कि जहाँ पे कोई चेकिंग ही नहीं कर रहा, तो वो स्पीड बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, किसी को मार देगा, खुद मर जाएगा। अब जब ये यू टर्न ले रहा है तो ये धीरे 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 बेचारा डर डर के जाएगा। तो अपने को वही करना है, अपने को किसी पे चालान, हमारा टारगेट किसी को चालान करना नहीं है, टारगेट हमारे किसी को ड्रंक एंड ड्राइविंग में फंसाना नहीं है, या फिर और कोई टारगेट हमारा है कि इसको उसकी स्पीड कम करना, लोगों को अलर्ट करना, और लोगों के मन में एक कि स्ट्रीट सेफ है ये कॉन्फिडेंस देना है। तो वो टारगेट हमारा पूरा हो रहा है उसको डरा के, भले वो यू टर्न ले रहा है, लेकिन वो हमारा टारगेट यहाँ पे पूरा हो गया जब वो यू टर्न ले रहा है। तो वो हम लोग को समझना चाहिए। और जैसे आपने अभी नए नए ड्रग टेस्ट भी इंट्रोड्यूस करा है, तो क्या क्या टेस्ट होती है उसमें? ड्रग टेस्ट में तो अराउंड 8 प्रकार के ड्रग्स आइडेंटिफाई होते हैं, जिसमें आपका गांजा भी आइडेंटिफाई होता है, आपके प्रिस्क्रिप्शन ड्रग भी आइडेंटिफाई होते हैं, एमडी भी आइडेंटिफाई होता है, अलग अलग प्रकार के ड्रग्स आइडेंटिफाई होते हैं, खास करके जो इंडिया में कंज्यूम किए जा रहे हैं। और इसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, जो छोटी छोटी गोलियां होती है, जनरली जो पेशेंट्स को दी जाती है, ऑटिज्म, ADHD, एल्जाइमर, इनके पेशेंट्स के लिए वो मेडिसिन है जिससे वो इम्प्रूव होते हैं। लेकिन नॉर्मल पर्सन अगर उनको लेगा तो वो या तो स्टिमुलेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे मर्डर्स उसको लेने के बाद में होते हैं, या रैश ड्राइविंग उसको लेने के बाद में होती है, उसको भी आइडेंटिफाई करता है मशीन। बट देखा जाए तो ड्रग्स तो और बहुत सारे टाइप्स के होंगे, 8 से नहीं, तो 8 प्रमुख ड्रग्स है जो इंडिया में लिए जाते हैं। तो हजारों टाइप के हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो सोसाइटी में लिए जा रहे हैं वो ये 8 में से ही आते हैं। तो उसमें क्या क्या अल्कोहल होता है? THC, अल्कोहल का तो अपना
है ही है, वो तो अलग मशीन है, लेकिन ड्रग्स की जो मशीन है उसमें आपका जो THC आपने बताया जिसमें गांजा रहता है, फिर आपका प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स सारे हो जाते हैं, फिर आपका LSD हो जाता है, MD हो जाता है, यही प्रमुख हेरोइन हो जाता है, कोकेन हो जाता है, ये प्रमुख ड्रग्स जो लिए जा रहे हैं उसमें आइडेंटिफाई हो जाते हैं। और ये क्या प्रोसेस होता है फिर ड्रग टेस्टिंग का? ये इसमें क्या होता है कि आपका सलाइवा टेस्ट लिया जाता है, सलाइवा आपके जो माउथ में सलाइवा का सैंपल लिया जाता है, फिर वो मशीन में डालते हैं, फिर मशीन अपना पॉजिटिव या नेगेटिव बताती है कि इसमें टेस्ट है कि नहीं। एक बार मशीन अगर पॉजिटिव बताती है देन उसका फिर मेडिकल टेस्ट भी होता है टू कंफर्म। हाँ, क्योंकि ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, ये मशीन का टेस्ट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, ये केवल डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद में उसका मेडिकल टेस्ट हॉस्पिटल में होगा, उसका ब्लड सैंपल लिया जाएगा, यूरिन सैंपल लिया जाएगा, उसके बाद फिर उसके ऊपर FIR होती है। किसी ने ड्रग कंज्यूम किया है, प्रिस्क्राइब भी हो सकता है, बट उसका कुछ कूल डाउन पीरियड भी तो होता होगा ना कि 12 घंटे 24 घंटे के बाद डिटेक्ट तो वो विदिन 30 आवर्स 24 to 30 आवर्स के बीच में उसके पहले ही होता है। तो वो जो आप स्ट्रिप्स से जो ये कर रहे हो उससे हो जाएगा फिर वो? हाँ, विदिन 30 आवर्स में हो जाता है। बहुत बार न्यूज में आता है कि इतना किलो गांजा पकड़ा गया, इतना किलो कोकेन पकड़ा गया, तो ये पकड़ा कैसे जाता है और कैसे आइडेंटिफाई करते कि यही गाड़ी में वो ये तो ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर रहता है कि जो गांजा लेके निकल रहा है, इधर किसी को डाउट हुआ जाके, मान लीजिए कोई इधर से अपना नागपुर में आ रहा है तो पहले भंडारा लगेगा, गोंदिया लगेगा, छत्तीसगढ़ बॉर्डर लगेगा, उसको इन पे ऊपर कुछ सस्पेक्ट हो रहा है तो चेक कर सकता है, या फिर सस्पेक्ट हो रहा है या फिर उसको मान लीजिए उसने नाकाबंदी लगाई, वो रुका नहीं, भाग गया, तो वो सामने इधर बताएगा, तो यहाँ बताने के बाद में ये उसको चेक करेगा। ये तो एक तरीका हो गया कि पुलिस का इंटेलिजेंस हो गया। देन फिर जो लेके आ रहा है वही बता देता है, ड्राइवर बता देता है कि भाई मैं गाड़ी में लेके जा रहा हूँ, तो वो अपना ही बता देता है कि भाई एक तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहा है वो। तो फिर वो थोड़ा सेफ होता है फिर वो, हाँ, जब कार्रवाई होती है तो जब वो खुद इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इंफॉर्मेशन दे रहा है, अगर वो या कोई और इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसका राइवल इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस प्रकार से इंफॉर्मेशन पे ये पकड़ा जाता है। और जैसे ये जो माफिया लोग होते हैं, इनका मोडस ऑफ ऑपरेंडी क्या होता है, कैसे होता है ये सब? देखिए, ये तो ऑर्गेनाइज क्राइम में आता है, इनके तो पूरे स्ट्रक्चर ही होता है। जैसे कि हमने इनका कोई लीडर होगा जो प्रॉफिट कमा रहा है, सैंड के बारे में अगर बात करते हैं तो उनके कुछ सैंड तो ऐसी चीज है कि जो लीगल भी है, इलीगल भी है। विदाउट परमिशन लो तो इलीगल है, परमिशन से लो तो लीगल है। तो जो उनके ट्रक्स चल रहे हैं, उनका बेसिकली मोटिव प्रॉफिट कमाना है। ड्रग्स का भी मोटिव प्रॉफिट कमाना है, लेकिन ड्रग्स ऐसी चीज है जो आपके नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि ड्रग्स जो होते हैं ज्यादातर, गांजा को अगर हम लोग छोड़ दे तो इंडिया में नहीं बनते ड्रग्स, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर सी रूट से इंडिया में आते हैं। तो इंडिया जो है वो ड्रग्स का एक तरीके से ट्रांजिट कंट्री है, मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान से इंडिया में आएंगे, इंडिया से बाहर जाएंगे, तो ये ट्रांजिट कंट्री है। लेकिन ट्रांजिट करते करते ये क्या कहते हैं, कंज्यूम भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत, इसलिए इंडिया में ड्रग्स का प्रमाण बढ़ रहा है, क्योंकि ट्रांजिट तो हो ही रहा है और ट्रांजिट का इतना बड़ा चैनल है कि प्रॉफिट हो रहा है, ब्रेक भी इजी नहीं हो क्योंकि उसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि टेररिस्ट भी इन्वॉल्व रहते हैं, आपके कोरियर्स जो रहते हैं, कोरियर मतलब बेसिकली जो लोग अक्रॉस द बॉर्डर लेके आते हैं उन्हें कोरियर्स बोलते हैं, वो लोग इन्वॉल्व रहते हैं। प्लस आपका क्या कहते हैं, शिपिंग चैनल्स, आपके ट्रेवल्स, आपका कहते हैं ट्रेन में लेके जाना, कोरियर कंपनी से सेंड करना, फ्लाइट से लेके जाना, ये पूरा नेटवर्क का ये लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। और ड्रग्स को क्या कहते हैं, छिपाना इतना मुश्किल नहीं रहता, क्योंकि बहुत छोटे क्वांटिटी में भी ये ट्रांसफर होते हैं, तो अलग अलग तरीके से इसको डिस्गाइज करने का ये लोग प्रयास करते हैं। इसी वजह से जो हमारे होम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि भाई आने वाले 5 सालों में 2030 तक, 5 साल या 6 साल जो भी बचे, तो 2030 तक, मतलब 2025 में बोला था कि हमको इंडिया को ड्रग फ्री करना है। तो ये उन्होंने एक धोरण रखा है, एक टारगेट रखा है सभी के सामने, और उसी की वजह से अलग अलग एजेंसीज अभी क्रिएट हो रही है, जैसे कि एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स महाराष्ट्र में अलग अलग जगह बनाई गई है, उसको ड्रग्स को पकड़ने के लिए अलग से फंड्स डेडिकेट किए जा रहे हैं। प्लस ड्रग्स के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है, कोई भी ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व दिखता है तो उसको इमीडिएट नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से अलग अलग स्ट्रेटेजी से, जैसे हमने नक्सलिज्म को हम लोग
खत्म करने में सक्सेसफुल हुए 2026 में। वो भी एक टारगेट यूनियन गवर्नमेंट ने रखा था कि 2026 तक हमको खत्म करना, सक्सेसफुली उन्होंने खत्म भी किया। ये बहुत कम थोड़ा सा बच गया है, लेकिन वो भी खत्म हो जाएगा। वैसा ही टारगेट अभी इन्होंने ड्रग्स के लिए किया है, और मुझे लगता है कि अगर डेडिकेटेड एफर्ट से सही तरीके से उसको प्लान करके, सही टारगेट देके और ग्राउंड लेवल तक इस चीज को कम्युनिकेट अगर हम लोग करेंगे, और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको अवॉर्ड करेंगे, जो लोग खराब काम कर रहे हैं उनको सर्विस से रिमूव करेंगे, तो इस टारगेट को भी हम लोग 2030 तक अटेन कर पाएंगे। तो जैसे एरिया वाइज जो स्टेशन होता है, तो उधर जो हेड बैठे है वही वो एरिया को देख सकते, वो ड्रग फ्री कर सकते वो एरिया को? नहीं, बाकी भी सेंट्रल फोर्सेस भी हैं, आपका एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स भी है, आपका डिस्ट्रिक्ट का भी एक रहता है एंटी नार्कोटिक फोर्स, एक आपका स्टेट के भी अलग से एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग से एजेंसी एनएसजी है, फिर देन आपका इनकम टैक्स वाले भी जो डीआरआई है वो भी ड्रग्स के ऊपर काम करते हैं। बहुत सारी एजेंसी पैरेलल में काम करती हैं और एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस देती रहती हैं। और सबसे बड़ा तो मेन इशू ये है ना कि अगर कोई ड्रग बेचने वाला पकड़ा भी गया तो कोई रिप्लेसमेंट आ जाता है उनका, कोई ना कोई आ जाता है ना, तो फिर उनको फिर कैसे तो वो सोर्स को पकड़ना पड़ता है। ड्रग के देखिए सोर्स मैंने आपको बताया कि एक तो मैक्सिमम सोर्स तो इंडिया के बाहर है, और जो गांजा है उसका सोर्स नक्सल अफेक्टेड एरिया में है, जंगल्स में है, तो बड़ा सोर्स। तो ये जो ड्रग्स वगैरह पकड़े जाते हैं, बेसिकली उनको फाइनेंशियल लॉस देना भी रुकावट हो सकती है? फाइनेंशियल पकड़ने का इन्वेस्टिगेशन भी तो होता है, इन्वेस्टिगेशन में सोर्स तक पहुंचते हैं, जहां तक पहुंच सकते हैं वहां तक पहुंचते हैं, सोर्स को पहुंचने के बाद में सोर्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं। अब ये चीजें भी सब जो पहले नहीं होती थी, अब ये टारगेट देने के बाद में होना स्टार्ट हो गई हैं। सोर्स तक पहुंचना, सोर्स को अरेस्ट करना, सोर्स अभी उग रहा है या किसी फैक्ट्री में बन रहा है, उस फैक्ट्री को करना या उस खेत को डिस्ट्रॉय करना, ये सब चीजें इसमें की जा रही हैं। पहले जैसे पुलिस बनने के पहले काफी पढ़ाई, स्टडी, एक्सरसाइज, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, बट एक बार जैसे पुलिस वाला कोई बन गया तो वो खुद को अपग्रेड कैसे रखता है? उसके लिए जैसे मान लो फिजिकल फिटनेस बना के रखनी है, तो उसको अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर, चाहे वो योगा हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, वो उसको टाइम निकालना, जो लोग फिट रहते हैं वो टाइम निकालते हैं। जो लोग बहुत लोग ऐसे भी रहते हैं जो टाइम निकाल सकते हैं लेकिन टाइम नहीं निकालते हैं और अपने आप को ये समझाते हैं कि मेरे पास में टाइम नहीं है। तो ये क्योंकि फिजिकली और मेंटली फिट रहना तो ऑफकोर्स एक पुलिस ऑफिसर का तो काम है ही, और हर किसी को रहना चाहिए। बहुत सारे लोग बिजी रहते हैं, बस पुलिस के साथ में यही है कि इसका जो टाइम जो निकाल रहा है वो टाइम कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन अगर कोई पुलिस ऑफिसर पार्टी में जाने के लिए टाइम निकाल सकता है, या फिर ड्रिंक करने के लिए टाइम निकाल सकता है, या फिर पिक्चर देखने के लिए टाइम निकाल सकता है, तो मेरा ये कहना है कि वो इस चीज के लिए पहले टाइम निकाले, बाकी बाद में बाकी चीजों के लिए टाइम निकाले, ये भी उन्होंने देखना चाहिए। और इंटेलेक्चुअली अपग्रेड करने के लिए देखिए ट्रेनिंग्स होती ही रहती हैं, ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए इंटेलेक्चुअली, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर है। एक लेवल के बाद लाइफ में हम लोग हर चीज में तो क्या कहते हैं नॉलेज नहीं रख सकते, हमें एक ही चीज में डीप डाउन जाना पड़ता है। तो ऑफ कोर्स वो पुलिसिंग में ही उसको ट्रेनिंग लेके उसने डीप डाउन जाना चाहिए, और ट्रेनिंग तो गवर्नमेंट कराती ही रहती है, बस जरूरी है कि ये उसमें किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर रहा है। अभी आप नागपुर को कैसे सामने देखते हो सिक्योरिटी के बारे में, सेफ्टी के बारे में, या किस तरीके से आपका डिपार्टमेंट अप्रोच कर रहा है ताकि ये सब चीजें रिड्यूस आउट हो सके? ये हमारा डिपार्टमेंट तो बेसिकली ये हमारा जो डीजी सर ने जो टारगेट रखा है कि एक्सीडेंट हमको 20% से रिड्यूस करने हैं 2026 में। तो हमारा पहले तो हम लोग ये सुबह शाम उठते बैठते बस यही सोचते हैं कि हमें रिड्यूस कैसे करना है, बाकी हम लोग ज्यादा कुछ दूसरी बातें सोचते नहीं है, क्योंकि ये हमको टारगेट दिया गया है। अब बाकी भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे अपना जो क्राइम से रिलेटेड है, साइबर क्राइम से रिलेटेड है, ये अपने में काम कर रहे हैं। लेकिन जो अभी जो टारगेट्स रखे गए हैं, जो ज्यादा फोकस पे रखा गया है, वो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स पे रखा गया है, दूसरा ड्रग फ्री करने पे रखा गया है, तीसरा साइबर क्राइम। ये 3 चीजों पे मेजर फोकस अभी महाराष्ट्र पुलिस का है, और नागपुर में भी यही मेजर फोकस है। बाकी देखिए, आप बोलेंगे कि मर्डर पे क्यों नहीं फोकस है, आप बोल सकते हैं, लेकिन आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जहाँ पे
ट्रैफिक सेफ होता है, जहाँ पे ड्रग फ्री होता है, जहाँ पे इलीगल एक्टिविटी नहीं होती, वहाँ पे मर्डर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। सेफ सोसाइटी खुद ही ऑटोमेटिकली सेफ फील करने लगती है। तो इसलिए 3 चीजों के माध्यम से बाकी चीजें भी खुद ही कवर अप हो जाएंगी। जैसे फिर कुछ एआई टूल्स का भी यूज हो रहा है, फिर एआई टूल्स का इन्वेस्टिगेशन में यूज हो रहा है। जैसे कि मार्वेल करके जो एक ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाई है फॉर यूज ऑफ एआई इन पुलिसिंग। तो अभी एक वो टूल पे वर्क कर रहे हैं जिसमें जो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करे। फॉर एग्जांपल चार्जशीट बनाने में, आपका क्या कहते हैं स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने में, कॉल रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में, अदर एविडेंसेस को एनालाइज करने में। लेकिन अभी क्या इशू एक आ रहा है कि डायरेक्टली चैट जीपीटी, जेमिनी ये सब भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी क्योंकि उनके सर्वर्स बाहर हैं। जैसे आपने बताया कि ये क्लेम तो कर रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन को मिसयूज नहीं करेंगे, लेकिन मिसयूज तो वो करते ही हैं, तभी तो आपको वो एडवर्टाइजमेंट दिखा देते हैं। तो इस पे हम लोग रिलाई नहीं कर सकते। अगर आपने देखा होगा ईरान का ही सीसीटीवी नेटवर्क यूज करके ईरान के ही जो भी सुप्रीम लीडर थे उस पर अटैक हुआ। तो ये अभी आज की हुई गलती आने वाली जनरेशन भुगतेंगी। इसीलिए एआई टूल्स को एडॉप्ट करने से पहले हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि उसके सर्वर्स इंडिया में हो, या फिर वो जो टूल है वो इंडिजिनियसली डेवलप हो। ऑफ कोर्स चैट जीपीटी को तो कभी भी यूज कर सकते हैं, जेमिनी को तो कभी भी यूज कर सकते हैं, हर कोई यूज कर रहा है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में हम लोग जो टूल डेवलप कर रहे हैं वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इंडिया के बाहर नहीं जाए, इसको इंश्योर करने के लिए हमारा जो डिले आ रहा है वो इस वजह से वो डिले आ रहा है, लेकिन वो भी जल्दी डेवलप होने वाला है। आपके बारे में स्टडी कर रहा था तो मुझे पता चला कि आप एक बुक भी लिख रहे हो, तो वो आप बता सकते हो किस चीज के बारे में? हाँ, तो अभी मैंने इससे पहले भी 4 बुक्स हैं जो पब्लिश हो चुकी हैं। लेटेस्ट बुक जो मैं लिख रहा हूँ वो अबाउट जो हिंदुइज्म की जो हिस्ट्री है, और खास करके इंडिया के बाहर जो रहने वाले हिंदूज हैं जिनके ऊपर में अलग अलग प्रकार के ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं, जैसे कि जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, बांग्लादेश में रह रहे हैं, और ग्लोबली जो हमारे हिंदू जो रह रहे हैं जो कि वहाँ के सिटीजन्स हैं, और वो किस प्रकार से ओवर द सेंचुरीज माइग्रेट हुए हैं, डिस्प्लेस हुए हैं, और अभी भी उनमें से बहुत सारी मेजोरिटी पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो रही है, उनके हिस्ट्री के ऊपर है। और एक इसमें एक अपील भी है कि जो इंडिया है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो प्रोटेक्टर ऑफ हिंदूज अक्रॉस द वर्ल्ड, तो किस प्रकार से ये लोग इंडियन पॉपुलेशन के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, और उनके जो जो मूवमेंट्स चल रहे हैं उनके सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए और उनके इंडिपेंडेंस के लिए, उसको इंडियंस किस प्रकार से सपोर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर ये बुक लिखी गई है। काफी अच्छा टॉपिक आपने ये किया, बिकॉज इधर बैठे बैठे जब बाहर हिंदू लोगों पे क्राइम होता है तो ऐसा दर्द फील होता है, बिकॉज हम कुछ कर नहीं सकते। तो कब लॉन्च हो गया? ये विद इन अ मंथ ये लॉन्च हो जाएगी, और ये मुझे ऐसा लगता है काफी इमोशनल बुक है कि जो लोग उस पॉपुलेशन से निकले हैं, डिस्प्लेस हुए हैं और अभी आके इंडिया में रह रहे हैं, और उनके कुछ रिलेटिव्स उधर ही रह रहे हैं, और अभी ये इस पूरी हिस्ट्री के पेन को फील कर सकते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही इमोशनल बुक है। Hello everyone, I hope you all are doing great, and thank you so much for showing your love and participating in the giveaway. We do have the winners of this particular podcast, and the names are Mr. Damodar Jaiswal, Mr. Sumit Raut and Ms. Falguni Tumde. Thank you so much and congratulations for winning, and keep on participating in the further giveaways. All the best. Thank you so much.